आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमने 9 वर्ष पूर्ण करके 10वें वर्ष में प्रवेश किया है। अनेक लोगों के समर्पित भाव से अपना ज्ञान यहाँ बांटते हैं, जिसके कारण ये व्याख्यान माला आज भी चल रही है। और आज के व्याख्यान में भी एक ऐसा ही समय था कि एक स्पीकर जिनको हमने आमंत्रित किया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब रही, तो उन्होंने अचानक ही फिर मना किया। तो 4 या 5 दिन पहले मैंने डॉक्टर काव्या से रिक्वेस्ट की कि इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए, और आपने तुरंत ही हाँ भरी। और आज इमरजेंसी स्पीकर के रूप में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये विषय मैं प्रतिभागियों को इसलिए भी बताती हूँ कि कोई भी सामाजिक कार्य एक व्यक्ति से नहीं चल सकता, जिसमें बहुत सारे अच्छे लोगों का योगदान होता है। बहुत सारे लोगों एक अच्छे उद्देश्य के लिए समभाव से, समर्पित भाव से उसमें अपनी प्राण चेतना डाल के काम करते हैं, है ना। और ऐसा ही ये कार्यक्रम है। अगर 9 साल से अनवरत चल रहा है तो डॉक्टर काव्या की तरह तुरंत साथ खड़े होने वाले लोग भी है ना। मुझे पिछली बार का भी याद है कि डॉक्टर दीपा मिश्रा मैडम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जैसे ही मैंने कहा उनको, मैंने कहा मैम इमरजेंसी हो गई है, क्योंकि इससे पहले मैं 5-7 फोन कर चुकी थी कहीं ना कहीं, मगर बहुत सारे स्पीकर्स की व्यस्तता रहती है, कहीं कमिटमेंट्स रहते हैं, अपने फैमिली फंक्शंस रहते हैं, है ना। तो दीपा मैडम ने 1 सेकंड नहीं लगाया है, जस्ट डॉक्टर काव्या ने भी 1 सेकंड नहीं, यस मैम करती हूँ, है ना। तो बहुत बहुत स्वागत है। और आज के व्याख्यान के लिए मैं आपको आमंत्रित करने से पहले आपका परिचय सभी पार्टिसिपेंट्स के सामने रखना चाहूंगी। डॉक्टर GM काव्या, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट स्त्री रोग एवं प्रसूति तंत्र, गुरुकुल कैंपस, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हरिद्वार में वर्तमान समय में आप कार्यरत है। आपने अपनी BMS की पढ़ाई हसन SDMCA कॉलेज से आपने पूरी की है, कर्नाटक से। आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई SDMCA उडुपी कर्नाटक से आपने पूरी की है। और PhD की आपने डिग्री राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी राजस्थान से आपने डिग्री ली है और अपनी पढ़ाई पूरी की है। आपके पास टोटल 22 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। 12 साल से ज्यादा से आप टीचिंग एक्सपीरियंस को रखती है। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में आपने आर्टिकल है, जिसमें 18 से ज्यादा का आपका योगदान है। आपकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है, और मैं चाहूंगी कि नाम आप अपने वक्तव्य में कहीं ना कहीं बताएं, तो बहुत सारे लोग आपके विचारों से अवगत हो सके, खरीद सके और आगे भी अपना क्लिनिकल में उसका उपयोग कर सके। और हमेशा आप यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में थी, तभी भी हमने मिलके कुछ आर्टिकल्स लिखे, कुछ उसमें साथ में हमने किया, तो ना सुनने को नहीं मिलती थी, और ये बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि एज ए टीचर जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा ना बोले, फटाफट, है ना, ऐसे हाँ यस 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 मैं कर रही हूँ, तो एक हमारा भी काम करने का उत्साह बढ़ जाता है और सकारात्मक ऊर्जा को हम अच्छी तरीके से कहीं लगा सकते हैं। तो आज के व्याख्यान के लिए अग्रिम धन्यवाद इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए करते हुए मैं आज को व्याख्यान के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर काव्या। म्यूट बेटा, म्यूट हाँ हटाइए जी जी। ओम धन्वंतरये नमः। Respected Hetal ma'am, all the dignitaries attending this session, my dear students, warm good evening to all of you. I am equally happy, as Hetal ma'am said, to present over here as a guest speaker today. This is the second time I am coming over to this CME of Vishwa Ayurveda Parishad Jaipur, and today I am here to share and experiences my views regarding the topic management of female infertility through Ayurveda perspective.
Let us begin from introduction. At present, world population is more than 8 billion and India's population is 1.45 billion, which means we are moving towards population explosion and its related problems or complications. So in this scenario, अगर हमें कोई टॉपिक सेलेक्ट करके गेस्ट लेक्चर देना है तो हमारा टॉपिक शुड बी लाइक मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और Ayurveda methods of contraceptive measures to control the population. But on the contrary, we are discussing about management of female infertility. The reason behind, at the same time, cases of couple anxious to coming are also increasing. In fact, 2 to 3 out of 10 patients attending to gynec OPD are because of fertility issues. So, failure of couple to achieve a child rather than a pregnancy. This is the definition of infertility from Ayurveda point of view. Here it is, failure of couple to achieve a child. We are not telling about pregnancy. So, the purpose of treatment is not only to make a female conceive, rather to give a Shreyasi Santan or Supraja to the society. Here Supraja is, here the child is not only coming to the family where he is having a father, mother, grandparents, but this Santan is coming to our society. He is getting the future. He is the future of our society. So, how to proceed when a couple anxious to conceive come and approaches to a gynecologist? So, there are some factors leading to delayed conception or failure for conception. So, first when the couple comes to OPD, so how we should proceed? We should take a meticulous complete history taking of that patient. Then along with that examination part, it should be complete. And these are our strong tool to analyze and reach till the diagnosis of the patient. Like exam history taking, every corner should be complete, should not be left. It should be complete, like we are doing some investigation. All our exploratory things should be taken, complete history should be taken or asked from the patient. Next, followed by examination part. We have a very wonderful tool to examine the patient, starting from Prakriti Parikshan. आजकल प्रकृति परीक्षण का हम लोग पूरे देश का प्रकृति परीक्षण कर रहे हैं. So we should have the skill of examining all this. जिह्वा परीक्षण कैसे होता है, मल परीक्षण कैसे होता है, मूत्र परीक्षण कैसे करना है, नाड़ी परीक्षण कैसे करना है, पेशेंट का सारा एग्जामिनेशन कैसे करना है, धातु सार लक्षण हमने क्वेश्चनर के थ्रू एग्जामिन कर लिया. That is indirectly telling the health status of a patient. Usually पब्लिक क्या करते हैं, हेल्थ स्टेटस असेस करने के लिए दे गो फॉर मास्टर चेकअप. हियर आई वुड से आर एक स्टेप बाय स्टेप ये एग्जामिनेशन पार्ट है, इसका कंक्लूजन गिव्स एग्जैक्टली द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट. सो ये हमें स्टेप वाइज मेटिकुलसली कंप्लीटली करना है. दैट वी शुड लर्न. देन व्हाट आर द फैक्टर्स? The factors leading to that, literature of Ayurveda, what it says that Yoni Pradoshat, Manasobitapat, Shukra Asrak Ahara Vihara Doshat, Akala Yogat, Bala Sankshayacha, Garbam Chirad Vindadisa Prajapi. Ritu Kshetra Ambu Bijanam Samagryat Ankuroyataha. So these are certain factors which lead to the गर्भ अंकुर होने के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर्स है. सो हमें मटिकुलसली वन आफ्टर अदर ऑल दीज फैक्टर को चेकआउट करना है, सो दैट एनीवेयर द प्रॉब्लम इज देयर दैट वी नीड टू करेक्ट आउट, सो दैट
the delayed conception can be overcome. So what should be our line of treatment? जैसे ये हमारे causative factors है, we are having these causative factors के हर एक का हमारा line of treatment भी है. Particular योनि व्यापत, if it is involving there, that योनि व्यापत चिकित्सा सूत्र we need to follow. Like वामिनी योनि व्यापत है, पुत्रग्नि योनि व्यापत है. So that चिकित्सा सूत्र we need to plan and execute. So our treatment modalities should be like दैव अपाश्रय चिकित्सा. So सबसे पहले यहाँ पर we are speaking of something new creation in this world. So भगवान का आशीर्वाद के साथ काम शुरू करते हैं. दैव अपाश्रय चिकित्सा, we have a wonderful explanation regarding this treatment. वहां से शुरू करना है. Then another important tool what we have is रजस्वला चर्या. पेशेंट के menstruating period में जो चर्या फॉलो करना है, that should be made to follow by the patient. Then the concerned artha vyapat or yoni vyapat, what is involved there, that should be treated. Then patient should be asked to follow the dinacharya, the protocol what is told in Ayurveda. In that only we have a ahara charya, yoga, mudra pranayama, then ratri charya, ritu charya, sadvrita palana. All these should be our treatment modalities. In this regard, this is one brochure what is developed in our hospital. प्रसूति तंत्र स्त्रीरोग विभाग गुरुकुल and रोग निदान विकृति विज्ञान वेदा ऋषिकुल परिसर का ये joint research venture है. We have done postgraduate level research work किया था by a postgraduate scholar Swati. One of the positive outcome of that, we prepared this brochure, which we are giving to our patients for the purpose of creating awareness and also mode of checking the gynecological health status of a female coming to our OPD. So I am explaining what is there in this brochure. The first and foremost thing is we have introduced Rajaswala Paricharya to the patient. The concept of this Rajaswala Paricharya and how, what is written in this and how the patient has to follow. When it comes to Rajaswala Paricharya, every time I'm speaking of this Rajaswala Paricharya, every second, every time I'm very much grateful for our Hetal ma'am, because before meeting her for a period of 15 years, I was practicing Ayurveda and I was teaching this concept also. Applying this to the patient, that topic, that concept when ma'am only taught me. So this is the one of the sweet outcome of that. Rajaswala Paricharya I am applying for the patient with a PID, patient with Asragdara cases. So and of course infertility patients, every time it has given a promising and very good result. So what is written in Rajaswala Paricharya, that we are explaining to the patient. What do you mean by हविष्य भोजना, षष्टिकशाली क्या होता है, जौ का खाना कैसे खाना है, एंड मृत पात्र से खाना बनाना है, उसका खाने के लिए वही यूज करना है. देन दर्भ संस्तर शयना, अध शयना, all these were explained to the patient. Then during menstrual period, what are the things patient should not follow? Ma'am, I am audible? ओके. हाँ, यहाँ पर एक मिनट के लिए करंट चली गई थी, सो आई आस्क्ड. हाँ हाँ. तो यहाँ पर रजस्वला पीरियड में what are the things which is contraindicated, that also we are highlighting to the patient. Suppose for example patient का पहले से ही routine treatment में नस्यकरण चल रहा है, तो उस समय वो stop करना चाहिए. We definitely know this. Nasyakaram during menstrual period, it is directly affecting and causing rukshata, shoshata of the yoni marga. So that should be avoided. Abhyanga avoid करना है या फिर शीर स्नान करना है, नख कर्तन करना है. ये देखने से छोटे छोटे items है, points है which we usually neglect,
but that has to be reminded to the patient not to follow in this period, and taking of katu, tikta, spicy items, that should be avoided. That is a advice, do's and don'ts, that to be followed particularly in a period of menstruation, do's and don'ts. नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द पीरियड, बाकी के टाइम पे पेशेंट हाउ इज हर लाइफस्टाइल, दिनचर्या के बारे में पेशेंट को अवेयरनेस बताएंगे कि ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठेत, देन उषः पान क्या होता है, जिह्वा निर्लेखन, दंत दावन, कवल, गंडूश, ऑल दीज के लिए पेशेंट के क्या अवेयरनेस है एंड व्हाट शी हैज टू फॉलो. देन रात्रिचर्या का क्या इंपॉर्टेंस है, patient is whether she is sleeping for 6 to 8 hours and what is the time of sleeping. 9 to 10 hours, go to bed 9 to 10 o'clock and again getting up, waking up by 4 to 5 o'clock means a deep sleep of 10 to 3 that is there in a patient life. And after getting up, why this we are telling this, ratri charya ke baad body ke wear and tear should be overcome and our hormonal secretions जो भी होता है that will be very much influenced by this sound sleep of the patient. So we are creating awareness to the patients regarding this dinacharya and rutucharya. And another most important forgotten topic, that is sadvrita palana, that is moral values, moral science जो हम पढ़ते हैं बस एग्जाम नहीं देते, वो लाइफ में भी हम छोड़ देते हैं. हाउ द पर्सनल कंडक्ट, हाउ द सोसाइटी के साथ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में चैरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, दैट इज बीइंग टोल्ड टू द पेशेंट. देन सीजनल चेंजेस के साथ हमारे क्या क्या लाइफ हैबिट्स है, चेंजेस क्या क्या है, ऋतु संधि काल में क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना है. पेशेंट्स को उनके अफ्लिक्शन ऑफ फीवर, चिल, कॉफ, कोल्ड के बारे में जब भी बात करेंगे उनको पता नहीं चलता. हाँ, 1 in 6 months 3 months कभी कभी फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है. उनका असेसमेंट ऐसा रहता है कि फ्लू का सीजन चलता है, खांसी का सीजन चल रहा है, इसीलिए मुझे भी हुआ है. उनको अवेयरनेस ये नहीं रहता कि बिकॉज ऑफ ऋतु संधि काल माई बॉडी इम्यूनिटी is already weak and I am not following a particular diet, I am not shifting to that न्यू सीजन का डाइट के लिए मैंने शिफ्ट नहीं किया. दैट्स वाई दिस द प्रॉब्लम, दैट अवेयरनेस नॉलेज नहीं होता है पेशेंट के लिए. सो ऋतुचर्या के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना एंड रोल ऑफ दिस चंद्रमा के साथ ध्यान करना. आर ऋतु चक्र इज टोल्ड दैट इट इज कमिंग वंस इन चंद्रमास, तो उसका बॉडी का क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें हम फॉलो करने से the importance is body का circadian जो rhythm है that is going and coinciding with the nature के rhythm के साथ coincide होगा. So body के physiological function will be auto tuned. So regarding this we are giving information to the patients. Next another one is दिनचर्या के पार्ट एंड पार्सल है खान पान के बारे में बताना. So patient के आहार में षड्रस युक्त आहार है. And what are the rules told? That is उष्णमश्नीयात, स्निग्धमश्नीयात, अजलपन, आहसन, तन्मना भुंजिता. ये सारी चीजें यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे रिमेम्बर दिस ओनली टू क्रैक द एग्जाम, एमसीक्यूज में टिक करने के लिए याद करते हैं, बट दीज आर द थिंग्स टू बी अप्लाइड इन द पेशेंट्स. एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्तवजनक आहार, ये सारी चीजें जो है ये पेशेंट के किचन में रेडीली अवेलेबल है. मेडिसिन लेने से पहले दे कैन यूज ऑल दिस इफेक्टिवली इन देयर डाइट, सो दैट मट्ठा पीना है, जीरा, धनिया, अजवाइन, हींग डाल के मट्ठे का यूज कर रहे हैं, एरंड तैल उनके डाइट में है, घृत क्षीराभ्यास का पालन हो रहा है. एंड ऋतु हरितिकी के बारे में क्या उनको इंफॉर्मेशन है एंड अब कौन सा ऋतु चल रहा है, पेशेंट को क्या लेना है. All these information we are giving to them. Next coming to व्यायाम. व्यायाम शुरू करना है सूक्ष्म क्रिया से, so that body का flexibility improve हो जाता है. Next step by step योगा शुरू करने के लिए योगा सिखाते हैं. योगा से मुझे एक बात याद आती है, usually patients or students what they ask,
मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, कौन सा योगा करना है, मतलब मुझे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, मुझे कौन सा फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए योगा करना है, कौन सा योगा से ये इंप्रूव होगा, डायबिटीज के लिए कौन सा योगा है. What I say, synergistic effect will be only getting when we are following all the yogas, all the yogasanas what is told. Yoga in fact is not only yogasana, it is ashtanga yoga, है ना. पूरे यम नियम आसन सारे हमें फॉलो करना है. एंड व्हेन इट इज योगा, all the standing asana, sitting asana, lying down asana, shavasana, yoga nidra, when everything is followed, hardly how much time it is taking? Half an hour of yoga to be done every day, only half an hour, 30 minutes, and 10 minutes of pranayam, 10 to 15 minutes of mudra pranayam, then 10 to 15 minutes of dhyan. And this mudra pranayam ka kya concept hai? Tip of our fingers, they are dominating with the panch tattva, that is ring finger from Prithvi, up, Tej, Vayu and Akash Bhut dominant. And following particular type of mudra has an effect on stimulating that tattva, and it is having an effect on balancing our doshas in the body. Vayu mudra, Apan Vayu mudra, Yoni mudra, Prana mudra, all these are followed, and along with that pranayama, breathing techniques. These are having very good influence on stimulating the body physiological functions. Next, coming to what are the contradictory things. We all very well knowing these. मीन्स हमें जो पसंद है, जो हम वेरी ऑफन रेगुलरली पार्टीज में या फिर व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, वी गो फॉर दीज टाइप ऑफ फूड्स, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एक्स्ट्रा शुगर वाले ड्रिंक्स, या फिर स्पाइसी आइटम्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदा प्रोडक्ट्स है, फ्राइड आइटम्स है. ऑल दीज शुड बी अवॉइडेड. एंड पेशेंट से हम ये पूछेंगे कि इनको लेने का पेशेंट के डाइट में कितने फ्रीक्वेंसी है, once in a week how much she is offering going for all these type of food. This we are knowing. Then another neglected part is adharaniya and dharaniya vegas. So when patient की हिस्ट्री में ये छोटे छोटे वेगास, जो उनके मूत्र धारण वेग जो सप्रेस हो रहा है, मल धारण वेग सप्रेस हो रहा है, that when we found and उसके उनके लाइफस्टाइल में करेक्ट किया है, तो पेशेंट के मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट है या फिर कुछ और कंप्लेंट है, कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट है, पिंडिकोद्वेष्टन है, all that gets automatically corrected. Another important thing is we are all very much knowing about the ऋतु चक्र के बारे में हमें पता है, that is रजस्राव काल, ऋतु काल एंड ऋतु व्यतीत काल. उसके periods भी बताया हुआ है, and दोष dominated in that period also we know. So and when we examine the patient के body में कौन सा दोष वृद्धि है या फिर कौन सा दोष प्रकोपित है, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड में हमारे पास आचार्यों का ये ऑल्सो भी है कि हर एक पर्टिकुलर दोष वृद्धि के लिए पर्टिकुलर दोष उपक्रम भी बताया है. सो पेशेंट को हमें करस्पॉन्डिंग उपक्रम फॉलो करने के लिए बताएंगे. दैट ऑल्सो इन अदर वे पेशेंट के ये जो दोषा विशिएशन है, मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स है, इरेगुलरिटीज है, दैट गेट्स करेक्टेड. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज ये मेंस्ट्रुअल ब्लड एनालाइजर है या फिर टू असेस द हेल्दी स्टेटस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. सो व्हाट आर द इट्स अ क्वेश्चनर लाइक पेशेंट से हम बताएंगे कि पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन, इज इट कमिंग वंस इन चंद्रमास और इट इज ए हाइपोमेनोरिया और इट इज हाइपरमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, पॉलीमेनोरिया, क्या कौन से रेगुलरिटी में वो पेशेंट चल रही है, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आर्तवा. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, शुद्धार्तव लक्षण ये एग्जाम में लिखने के लिए नहीं होता सिर्फ, इट ऑल्सो नीड टू बी अप्लाइड. ये गुंजा फल वर्ण के साथ है, ये कमल के वर्ण के साथ है की तरह है, लाक्षा रसोपमम की तरह दिखता है, इंद्रगोप वर्ण की तरह दिखता है. एंड इफ नॉट दैट, विकृत वर्ण पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन विच कलर कैटेगरी में आ रहा है, इट इज इन अ ब्लैकिश शेड, ब्राउनिश शेड, पीत नील वर्ण है या फिर
पांडु वर्ण है, श्वेत पीला वर्ण है, गंध कैसा है और पूती पुई के साथ आ रहा है, पेशेंट इसके साथ सार्वदैहिक या फिर स्थानिक वेदना का लक्षण है, वातयुक्त आर्तव का स्राव हो रहा है, इन डिटेल वी आर एनालाइजिंग ऑल दिस. इसके बाद हमारे पास एक कंक्लूजन मिलेगा दैट गिव्स द व्हाट इज द स्टेटस, इज इट शुद्ध आर्तव और इज इट वात दूषित आर्तव, क्या है, हमें एक कंक्लूजन मिलेगा. So this is the benefit of Rajaswala Paricharya. This I would say golden words for me. Like ovarian follicles की गुणवत्ता जो हर महीने ओवुलेशन के दौरान बनता है, वह रजस्वला स्त्री के आहार विहार जीवन शैली पे निर्भर होता है. मतलब रजस्वला पीरियड में जो लाइफस्टाइल फूड हैबिट्स जो फॉलो करते हैं 5 से 6 दिन का, इसी के बेस पे जो फॉलिकल्स, द हेल्दी फॉलिकल्स फॉर्म होते हैं. इसीलिए अच्छे स्वस्थ श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए हर नारी को उपयुक्त रजस्वला परिचर्या और जीवन शैली का पालन करना चाहिए. सो इसका इम्पोर्टेंस वी आर एडवाइजिंग टू द पेशेंट्स, स्पेशली द कपल हु आर कमिंग फॉर द infertility workup. So these are some of the treatment, what is therapeutic measures, what is followed in our hospital. Dr. Swati Bandari was my PG scholar. She is a dedicated, sincere scholar. She worked with me in this project. Next, another important thing is Ayurveda ke concept mein we also have a term that is when a stree is attaining to the Uttama Vaya or Purna Vaya of stree. So ye Purna Vaya of the stree is 24 year to 37 year of age. So what is the importance of this Purna Vaya? मतलब ये बहुत important phase है. Purna Vaya मतलब now the body का anatomy and physiology is ready to get conception and bear a child and delivered. So this period is very important. Uttama Vaya का क्या मतलब है? The ready delivered in this period, the offsprings, the quality of offsprings will be utmost good quality. Suppose for example seasonal fruits की example अगर हम लेंगे, इस season में अमरूद ज्यादा मिल रहा है ना, तो अमरूद बहुत टेस्टी, बहुत अच्छे दिखने वाले बहुत टेस्टी अमरूद अब मिल रहा है. अगर अमरूद हम ढूंढेंगे आफ्टर 3 to 4 months, इतने अच्छे अमरूद जो आजकल मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, है ना. सो इन द सेम वे लेडी के हमारे प्रायोरिटी क्या होता है? एजुकेशन, करियर, जॉब सेटलमेंट. इसके बाद व्हेन वी कम टू 39, 38, अब फैमिली भी पूरी कर लेते हैं, तो हमारे अच्छे क्वालिटी वाले ओवम सारे निकल गए. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू शिफ्ट आवर प्रायोरिटी. पहले दोनों इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जॉब इज स्टिल मोर very important in our life, but the nature has made us in such a way that all those can be planned later, but not this planning for a conception. So इस बारे में मैं कभी सोचती हूँ the female in this age they will be jam packed, क्योंकि करियर भी इसी टाइम बनाना होता है कि फैमिली भी इसी टाइम पे करना होता है. Some girls who are given importance for a family becoming or nurturing their child, उनको ऐसे सोसाइटी में पूछते हैं कि अच्छा कुछ नहीं कर रही हो, अच्छा घर में ही हो. मतलब they are taking वो planning for their children, that is a least important thing in our society. हमें being a parents, हमें अपने children के लिए ये awareness create करना है, उनके mind के anxiety को clear करना है, उनको support देना है. And even some in my mind idea comes like this, the ladies who are going for maternity leave, so why can't our girls go for a fertility leave? Like education is very important for every girl child. Following to that, when they become graduate by the age of 24, 25, all the girls in India, they should be given a fertility leave for a period of at least 4 to 5 years. So 25 to 30 is a fertility leave period, when that period where a female has to
get married and complete their family. Later on, everybody at a time they are coming to continue their studies or job, pursuing their job. Rest of they can come back and continue that second half of their career. And no, they are not having any competition in this, because all the females in this age, they are going for this, and proudly with relaxed mind they can come, I am on my fertility leave for this period, now I am continuing my post graduation or rest of the things. For that, the society has to make a decision, and the young generation, they are just a victim. And even when they come at the age of 40 years, they'll repent only, why I have not planned for my pregnancy in the 5 years before, why I didn't plan. Like that, all the couple will be repenting who are coming and visiting in our infertility clinic. Next, another important concept of Ayurveda is concept of Rutucharya. ऋतुचर्या में हम क्या जानते हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू आदान काल एंड विसर्ग काल. एक काल में बॉडी की एनर्जी बूस्टिंग होती है, एक काल में बॉडी की एनर्जी कम होती जाती है. सो हियर इट इज ऑल्सो गिवन सम ऑफ द ऋतुस. यहाँ पर बॉडी का बल विल बी अटमोस्ट, श्रेष्ठ बल विल बी देयर, दैट इज ड्यूरिंग हेमंत ऋतु एंड शिशिर ऋतु. बॉडी का बल श्रेष्ठ है, so body के every parameter physiological functions will be vibrating in utmost strength. So हमारे sperm and ovum will also be more energized, more healthy. So we can plan for conception in this ritu every day. And in madhyama bala ritus are Sharat ritu and Vasant ritu. We can plan for conception once in 3 days in this period. And importantly, we should remember, we are having Heen Bala in Grishma and Varsha Rutu. So better not to plan in this period. So, and equally in Rutu Sandhikal and in Grahana Kal, Parvadina Kal, the conception should be avoided. These are some of the tricks which we need to follow. Next, another important thing is Mantra Chikitsa, what has to be followed. That is, literature में ये बताया हुआ है, षष्ठी देवी सूत्र, नरसिम्हा कवचन, संताना गोपाल मंत्र. These are all very important things. Mantra Chikitsa, how it is going to affect in our body, particular chanting of this and repeatedly in particular time period में जब हम chanting करते हैं, बॉडी के जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर रिवाइज होता है. इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉलोइंग और चैंटिंग दिस मंत्रा. एंड इसके फलश्रुति में स्पेशली बताया हुआ है, दिस इज टू गेट द डिवाइन ब्लेसिंग, सो दैट जो भी नया वर्क, क्रिएटिव वर्क फॉलो हो रहा है, उसके लिए डिवाइन ब्लेसिंग के बाद ये काम होना है. एंड वी ऑल्सो हैव some of the shlokas that has to be exactly followed or chanting at the time of conception. And when it comes to the effectiveness of this mantra chikitsa, it is not like medicine prescription. जैसे हमने टैबलेट बता दिया, ये वाले मंत्र चिकित्सा है, सुबह को एक बार चैंट कर लो, शाम को एक बार चैंट कर लो. No, like that it is not going to happen. Like for example, कोई सर्जरी में हम करते हैं, we have a very much importance for pre-operative measures, operative and post-operative measures. हर एक टाइम पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही इफेक्टिव ऑफ सर्जरी डिसाइड होता है. यहाँ पे भी पर्टिकुलर टाइम पे ये करना है. इट इज अ रिचुअल टाइप. आह्वान करना है, संकल्प से शुरू करना है. दैट मेथोडिकल following of that mantra chikitsa, then only it is bestowing a very good magical results. I am very grateful for my guru VNK Usha ma'am. उनके blessing से ये मंत्र चिकित्सा what she has taught, I am practicing in my patients and it has given very good results in my patients. Next, here I am discussing some of the cases. This is all about theory and concepts, what is there in Ayurveda and how are we applying this on my patients. With some example, let us have an analysis of them.
So I'm telling about my first patient. This patient, she has approached me in 2019 की केस में यहाँ बता रही हूँ. This patient is 30-year-old with married life of 5 years. She has come, the couple came with, they were anxious to conceive. She was a housewife, husband is a businessman, they are belonging to upper middle class of socio-economic status. Patient was nullly gravida. Her menstruation was like, cycle was 3 to 4 days and coming once in 30 to 35 days. Like, जैसे हमने पूरी history लिया, no much abnormality was found in this patient, but the married life was 5 years. They were trying seriously since that period. And what I could find was, this couple were frequent travelers. उनको घूमने का बड़ा शौक था. और they are having very often फैमिली का वीकेंड पार्टीज वगैरह अटेंडिंग टू दैट पार्टीज वर ज्यादा था. वो हमें थोड़ा सही करना था. मतलब जो हिस्ट्री से हमें एवेल्युएट पॉइंट मिला. देन आफ्टर दैट पेशेंट के बेसिक इन्वेस्टिगेशन से शुरू किया. अल्ट्रासोनोग्राफी में मुझे मिला 2 सेंटीमीटर का एक ओवेरियन सिस्ट था. मल्टीपल स्मॉल सिस्ट वर ऑल्सो देयर. रेस्ट यूट्राइन एंड ओवेरियन पैरामीटर्स वर ऑल्सो फाइन. एंड फॉलिकुलर स्टडी करवाया तो एनोवुलेशन आया. डे 13 टू डे 18 तक स्कैन फॉलो करा. आई गॉट अ एनोवुलेशन रिपोर्ट. सो ऑन 18th डे रिपोर्ट लेके पेशेंट हैड कम टू ओपीडी. सो आई एक्सप्लेन, ये थोड़ी चीजें हैं, यू नीड टू करेक्ट इन योर लाइफस्टाइल एंड ये ओवुलेशन पे हमें काम करना होगा. एंड आई एक्सप्लेन देन रिगार्डिंग अशोधन चिकित्सा इन आयुर्वेदा, बॉडी क्लेंजिंग कैसे होता है, प्यूरिफिकेशन कैसे होता है. एंड दे गॉट फैसिनेटेड एंड बोथ द कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, दे अग्रीड. वेरी नेक्स्ट डे उनका विरेचन का प्लान शुरू हुआ. सो विरेचन के लिए दीपन पाचन, स्नेहपान, अभ्यंग, एवरीथिंग कंप्लीटेड एंड संसर्जन क्रम भी हो गया. एंड ये डे 18-19 पे उन्होंने शुरू किया था. जब ये पूरा 10 to 12 डेज का विरेचन का ritual complete हुआ, and they were supposed to get her menstruation was due on that period. Patient didn't get. So 2-3 days के बाद she did her UPT and the UPT was positive. And how is this happening? है ना, यहाँ पर पेशेंट का उसी साइकिल में ओवुलेशन नहीं हुआ है. We have done the विरेचन क्रम, and soon after that patient got ovulation and luckily that time only she conceived and her UPT is positive. ये देख के मुझे याद आता है, लिटरेचर में हम पढ़ते हैं ऋतुकाल कब बताया हुआ है. ऋतुस्तु द्वादश रात्रम भवति या फिर षोडश रात्रम भवति. एंड व्हाट वाग्भट हैज सेड, शुद्ध योनि गर्भाशय आर्तवायाः मासमपि तु केचित्. अगर योनि गर्भाशय शुद्ध है तो ये पूरे मास में कभी भी हो सकता है. एंड इवन वी हैव ए एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. यहाँ पर प्रोफेशनल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, माइंड स्टेटस के अकॉर्डिंग भी ये ओवुलेशन वेरी होता है. दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट. पेशेंट आने के बाद विद इन 1 month कंसीव्ड ऑल्सो. अभी मेरा ट्रीटमेंट प्लान शुरू होना था. पहला हमारा प्रोटोकॉल था विरेचन के बाद तुरंत पेशेंट ने कंसीव कर लिया था. So, ये पेशेंट का ओवुलेशन का रिपोर्ट है. आफ्टर दैट शी हैज कंसीव्ड and this patient continued our antenatal Ayurveda antenatal therapy only and she delivered a child successfully. So I'm explaining another case. It's a case of a patient has approached me in 2019. She is 26-year lady. She has come from Roorkee, a distance away from Haridwar. Patient was a housewife belonging to middle class family with a married life of 8 years. And patient की menstrual history, usually I tell to my students menstrual history अच्छे से लो. Menstrual history में ये हमारी diagnosis छुपा रहता है. तो यहाँ patient का menstrual history, it was like 3 to 4 days, once in 30 days. Regular cycle was there.
एंड पेशेंट के पास 8 years में बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इकट्ठा हो जाता है. she was having her reports, previous reports when I was going through. तो वहां पर उसका USG रिपोर्ट मिला पहले का. इट वॉज टेलिंग दैट 72 mm into 37 mm यूट्रस का साइज है and endometrium thickness is 2 mm. And when I am seeing this, it is directly showing that it's a hypoplastic uterus with very much reduced endometrium thickness. इतने छोटे यूट्रस और एंडोमेट्रियम इतना लेस थिकनेस टू mm थिकनेस दिखा रहा है. और पेशेंट के मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री व्हेन आई एम आस्किंग, आई रिपीटेडली सेकेंड टाइम आई आस्क्ड, बट हर मेंस्ट्रुअल साइकिल विथ अ गुड फ्लो, रेगुलर फ्लो फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 days. यहाँ पर ये दोनों मैच नहीं हो रहा था. देन वी थॉट विल कंटिन्यू विथ द रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. जो वहां से लेना था नियर बाय इन्वेस्टिगेशन वी टुक. अगेन पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया, USG, HSG. दिस टाइम USG रिपोर्ट केम एज हेमोरेजिक सिस्ट अलोंग विद द बाइकॉर्निएट यूट्रस. HSG करवाया था, HSG का रिपोर्ट आया बाइकॉर्निएट यूनिकोलस यूट्रस and follicular study showed that no ovulation. Follicular cyst was also there and ovulation was not happening. See, sometimes based on USG report will be misguided. So हमें हिस्ट्री पर भी अच्छे से ध्यान देना है. जो हाइपोप्लास्टिक यूट्रस का उन्होंने रिपोर्ट दिया था, दैट वाज द रूडिमेंट्री सेकेंड कॉर्नियो ऑफ द यूट्रस में क्या जो था, दैट कॉर्नियो का उन्होंने रिपोर्ट दिया था. What is this bicornuate unicollis? It's a congenital uterine malformation. Mullerian duct fusion सही से नहीं हो पाता है तो ये this type of दो कैविटी रह जाता है. So यहाँ पर क्या होता है, patient may be having two equally developed corn of the uterine cavity or one small horn or another one may be well developed. So this was reports के basis में हमें ये पता तो चला कि patient के bicornuate anomalous uterus है and patient is not having ovulation. Now we need to proceed. So यहाँ पर शुरू किया patient को विरेचन से. We did गर्भस्थापन चिकित्सा also. दैवपाश्रय चिकित्सा we followed. Then फलग्रत स्नेहपान, that is 20 ml स्नेहपान फलग्रत was given in a BD dose. This we give it for a period of 6 months, I think. So यहाँ पर prolonged period of फलग्रत पान करना है तो हमें अग्नि सही रखना हमारी बहुत जिम्मेदारी बन जाती है. तो चित्रकादि वटी was also added. And by this patient got conceived. Bicornuate, these are the reports. ओवुलेशन जो नहीं हो रहा है, HSG रिपोर्ट है. यहाँ पर पॉजिटिव थिंग ये था कि पेशेंट का AMH अच्छा आया था. सो पेशेंट का AMH इतना अच्छा आया है एंड हाइपोप्लास्टिक यूट्रस है. दिस वाज स्ट्राइकिंग थिंग. व्हाई इट हैपेंड? देन सेकेंड टाइम USG में द रिपोर्ट केम एज बाइकॉर्निएट यूट्रस. दिस पेशेंट गॉट कंसीव्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 year ऑफ ट्रीटमेंट. जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हमने फॉलो करा, नेक्स्ट ईयर 1 year के बाद पेशेंट ने कंसीव किया. अगेन कंसेप्शन होने से वी कांट बी हैप्पी बिकॉज एनॉमलस यूट्रस में यूट्रस कौन से हॉर्न में जाकर इम्प्लांट हुआ है ये हमें नहीं पता रहता है. एंड इवन इन हेल्दी हॉर्न ऑल्सो वहां पर चांसेस ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन और IUD की चांसेस, प्री टर्म लेबर की चांसेस और एनॉमली की चांसेस ऑफ द ये सारा बहुत पूरे it becomes a like high risk case management. So based on Ayurveda management, all these were completed and finally patient delivered by cesarean section. And यहाँ पर ये important thing था, patient को हमने रुड़की हॉस्पिटल में ही शिफ्ट करा. वहां पर maternity हॉस्पिटल में allopathy treatment was also given for emergency case. And this patient, ये कोरोना के टाइम था, patient afflicted by कोरोना also. और उसके पीरियड के बाद अगेन शी कोरोना नेगेटिव हुआ. देन आफ्टर दैट इट वाज लाइक इन अ थर्ड ट्राइमेस्टर दिस मिसहैप हैपेंड. देन फाइनली पेशेंट डिलीवर्ड बाय सिजेरियन सेक्शन.
another third case I am telling you. You are able to follow me? Acha, acha. Okay. I am explaining some of another case 3. Here the patient aged, she is of 30-year-old. This patient and here the couple are both are doctors, and they are with the married life of 4 years. It's a case of PCOS. USG report was showing that multiple follicles when cystic follicles found as in the surface of ovary. Follicular study करवाया तो it was a anovulation, and but ovarian volume and all was normal, ET was normal. सो हियर इनफर्टिलिटी केस को हमने प्रोसीड ऐसे करा, विरेचन से शुरू किया, एंड पेशेंट का सर्विक्स एग्जामिनेशन करने पे सर्विक्स वाज अनहेल्दी, सर्वाइकल एरोजन, सर्विसाइटिस बोथ वर देयर. सो हमें क्षेत्र शुद्धि भी करना है, ओवुलेशन पर भी काम करना है, सर्विक्स के ऊपर भी काम करना है. सो यहाँ पर पहले शुरू किया, अपामार क्षार कर्म दिया था, फॉलोड बाय जात्यादि तैल योनि पिचु. जब ये हील हो गया, देन में मूड ऑन टू लशुन तैल उत्तर बस्ती 3 साइकिल का दिया. एवरी साइकिल 3 days उत्तर बस्ती was given. Then after that patient was given Kanchanar Gugulu Varunadi Kashai. This Shatapushpa 10 grams was given to her in a BD dose. This Lashun Kalp, like every day patient was asked to take Grit Barjit Lashun, 1 lashun each time in an avarohan matra. She has to reach till 9 lashun. Again she has to come back to the 1 lashun. This again she followed for 3 months period. So this was the treatment advice to patient. Then by end of 6 months, this patient, after the treatment of 6 months, she got her ovulation resumed and she consumed. This is the early scan report. Next, moving on to another case. This 4th case, it's here it was infertility because of tubal block. This patient, she is of 34-year-old with 3 years of married life. जो हमारे पास आशा वर्कर आती है, उनकी ये बेटी है. पेशेंट का menstrual cycle ऐसा था, 2 days of menstruation coming in regularly every month, but she was having severe dysmenorrhea, then constipation was also there, recurrent history of UTI. So हमने एक के बाद एक सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए शुरू किया. लोकल जो इन्फेक्शन था, वेजाइनल इन्फेक्शन, यूटीआई एंड वेजाइनल इन्फेक्शन को पहले प्रक्षालन से, पिचू से सही किया. आफ्टर दैट वी मूव्ड ऑन टू, एंड डाइट में पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन सही करने के लिए मुनक्का एक्सेट्रा ऐड किया था. पेशेंट के रिपोर्ट्स में शी वाज टॉर्च, रूबेला IgG and cytomegalo IgG positive. This was like it indicating the chronic infection what she was having, and HSG was showing that right corneal occlusion and left side fimbrial occlusion. So इसके लिए we moved with the उत्तर बस्ती with Bala Apamar Kshartal. Then Chitrakadi Vati was given initially. Then Ojukvat is given for 1 cycle. Chitrakadi Vati followed by Ojukvat. By this next cycle का patient जो था ना, that time patient के menstruation, the amount of flow was improved in this. Then we followed with the Dadi Madigrat, Kanchanar Gugulu and Haridra Khand. This patient 3 months के बाद, to our surprise, हमने पोस्ट थेरेपी के बाद HSG नहीं कराते हैं unless until ये थीसिस के लिए जरूरी है, only that patient का कराया था, because HSG is very painful procedure. नहीं करवाया था, we are thinking, but patient came to us after 3 months with her UPT positive. So these are her report. Anovulation report, and now after the treatment, this is the USG report where the patient is 5 weeks of gestation age when she conceived. This is the report.
Next, moving on to another interesting case. This patient she is 38-year-old with married life of 13 years. She was a wife of auto driver. Her husband was also having oligospermia. He was with the alcoholic addiction and with the report of oligospermia. This patient was nulliparous. Patient का menstrual history ऐसा था, she was having spotting once in a month or once in 35 days like that. Very आर्तवक्षय के लक्षण थे पेशेंट में. एंड प्रॉपर हिस्ट्री लेते लेते फैमिली हिस्ट्री में ऐसा what she told us, father died 1 year before and what the cause was being like he had a tuberculosis. This history struck me. So father के पास tuberculosis की history है, patient might be having the infection. So patient का हमने TB Gold करवाया, Montax करवाया, that came in a positive range. So patient was sent to take the ATT. Then after she came after 6 months after completing her course over there, then we planned with our treatment protocol. यहाँ पर अपामार क्षारतैल और बलातैल से 3 cycle के लिए उत्तरबस्ती दिया था. Then for a period of 5 days initially oral treatment शुरू किया था. धातु पाचन से, आरोग्यवर्धिनी चित्रकादि से, ओजस क्वाथ was given for 3 cycles because patient was just having a, here the patient due to the affliction of tuberculosis infection she was moving into a complication state. Asherman syndrome almost develop हो चुका था और patient के tubal block के report भी है, that is left sided partial tubal block has come in this patient. And we have given Panchagavya Grath. And after 3 months she was in our research trial के बाद इनका जब HSG करवाया, report came that is patient is having a patent tubes, but along with that bilateral chronic salpingitis was also there. So उसके लिए हमने दोबारा ये गंधक रसायन, त्रिफला, गुग्गुलू, प्रताप लंकेश्वर we followed. Then that इसके बाद after 2 months patient conceived. But patient हमारे पास आने के बाद the day when she consumed, that is within 6 months patient has conceived. Here is her Montauk's report, her husband's semen analysis, previous and later HSG reports. This is her ultrasonography. See here, moral is that is we should not neglect any simple thing. यहाँ पर हमने शुरू किया था ट्यूबरकुलर हिस्ट्री से, वो हिस्ट्री पकड़ना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली हिस्ट्री हम ऐसे ही आगे निकल जाते हैं, है ना. सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांट टू स्ट्रेस हियर. सो नेक्स्ट केस, दिस पेशेंट इज ऑफ sorry she is a 38-year-old patient. She was nulliparous. She was having PID. With the report, she was showing that bilateral tubal block and right hydrosalpinx. She was with irregular menstruation and one second. सो यहाँ पर पेशेंट के पास बहुत लंबे रिपोर्ट्स थे एंड इस पेशेंट का ऐसा था कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी साइंस एंड सिम्टम्स भी था, ट्यूबल ब्लॉक के रिपोर्ट, हाइड्रोसाल्फिंक्स के रिपोर्ट भी था, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन एंड वेजिनल इन्फेक्शन वगैरह भी था. सो यहाँ पर पेशेंट का एज को कंसिडर करते हुए व्हाट आई थॉट, पेशेंट को पहले मैंने काउंसिल किया एडॉप्शन के लिए, है ना. जब भी मैं किसी पेशेंट को काउंसिल करती हूँ मैं तुरंत हेतल मैम को याद करके ही बैठती हूँ. मैडम के काउंसलिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं, हमने बहुत मैम के अंडर सीखा हुआ है. तो यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि आजकल वसुधैव कुटुंबकम का नारा, द कॉन्सेप्ट इज मूविंग इन वर्ल्ड वाइड. मतलब क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली.
यहाँ पर ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा, ऐसा नहीं होता, हम सब एक है. सो व्हाई कांट दे गो फॉर दिस एडॉप्शन? तो ये मैंने पेशेंट को कन्विंस किया, एंड उनका जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट मना कर रहे हैं, एंड ये ट्रीटमेंट एक दिन में सही हो, एक महीने में सही होगा, या फिर इट मे टेक फर्दर मोर पीरियड. एंड पेशेंट जो हमारे पास जो आते हैं गवर्नमेंट सेटअप में, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अफोर्डेबल. सो उनके पास ट्रीटमेंट यही का लेने के अलावा बहुत कम ऑप्शन बच रहा है. सो उनको अडॉप्शन के लिए काउंसिल किया, एंड उनकी ट्रीटमेंट भी चला रहे हैं, सो दैट ट्रीटमेंट के बाद उनको दूसरा बेबी भी हो सकता है. एक दिन जब काउंसिल किया, आफ्टर दैट दे आर सपोज टू कम आफ्टर 15 days, बट 3 days के बाद पेशेंट ओपीडी में आए थे. आई वॉज आस्किंग इनका ड्यू डेट तो आफ्टर 15 days था, बट दे आर टेलिंग मैडम एक जगह हमने बात किया हुआ है, वहां पर ऐसे बच्चे के लिए मिल रहा है, क्या कैन वी गो फॉर दिस एडॉप्शन? इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि उनको ये आइडिया पसंद आया और झट से उन्होंने एडॉप्शन के लिए उनको मिल भी गया. एडॉप्शन में हमारे माइंड में ये रखना है, जो फॉर्मेलिटी होती है, जो पेपर फॉर्मेलिटी, वो पेशेंट के तरफ से क्लियर कट होना चाहिए. उससे पहले पेशेंट का माइंड मेकअप बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. सो ये एडॉप्शन के बाद ऐसा हुआ, पेशेंट जो पहली बच्चा उन्होंने लिया था, आधे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट अपने बच्चे में ही बिजी हो गए. शी डिडंट केम बैक. हमने अग्निदीपन आमपाचन से शुरू किया, रामबाण रस से, बिकॉज दिस वॉज अवेलेबल इन आर ओपीडी. देन हमने ये पंचवल्कल वटी दिया, प्रताप लंकेश्वर रस, चंद्र प्रभावटी, योनि प्रक्षालन भी किया था गोमूत्र से, क्योंकि शी वॉज हैविंग रिजिड कल्चर एंड सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर एंटीबायोटिक ट्रीट करने के बाद भी हर वेजाइनल एंड यूरिन इन्फेक्शन वाज रिकरिंग. सो बाय दिस टाइम इस ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट बिजी हो गई अपने पहले बच्चे के साथ. देन आफ्टर दैट अगेन शी हैज कम बैक. अब हम इनको पेशेंट को काशी सादी तैल योनि पिछू दिया है सर्विक्स को हेल्दी करने के लिए. देन उत्तर बस्ती अभी पेशेंट का चल रहा है. So this is another case. यहाँ पर this patient, she is 34-year lady with a married life of 6 year, and they are coming from upper class financial upper socio-economic status से आ रहे थे. and patient को already 2 IVF के बाद ये आई थी मेरे पास. मेदांता दिल्ली हॉस्पिटल से पेशेंट का 2 बार IVF भी हो गया था, दैट वाज फेल्ड. देन आफ्टर दैट से IVF के बाद सिंस 2.5 year पेशेंट वाज हैविंग एमेनोरिया. उसके बाद पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन रिज्यूम हुआ ही नहीं है. देन पेशेंट का यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये था, पेशेंट का AMH मुझे अच्छे रेंज में 4 तक मिला, तो दैट वाज अ प्लस पॉइंट टू मूव ऑन फॉर ट्रीटमेंट इन दिस पेशेंट. और हिस्ट्री में ऐसा मिला कि पेशेंट का डाइट एंड लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा इम्पेयर्ड था. वहां पर पेशेंट का स्लीपिंग टाइम ऐसा था, शी वाज गोइंग टू बेड बाय द टाइम ऑफ 1 o'clock 2 o'clock इन द नाइट, और मॉर्निंग गेटिंग अप शी विल बी टाइम अराउंड 11 o'clock 12 o'clock इन द मॉर्निंग. सो ये सारे उनके लाइफस्टाइल जो था, डाइट शेड्यूल था, इन सबको सही करने में ही बहुत टाइम लगा. देन पेशेंट को वमन कर्म के लिए थेरेपी दिया, फॉलोड बाय योग बस्ती, नस्य कर्म. ये हमारा रिसर्च ट्रायल चल रहा था. शतपुष्पा तैल का 21 days 6 drops to both nostril, that शतपुष्प नस्य कर्म was also given. वमन कर्म के बाद, योग बस्ती के बाद पेशेंट को स्पॉटिंग शुरू हो गए. योग बस्ती के 3-4 days के बाद पेशेंट ओपीडी में आई है. शी इज वेरी हैप्पी. मैडम लोअर एब्डोमेन में थोड़ा बहुत पेन लग रहा है, आई फील, मुझे ऐसा याद आ रहा है पीरियड्स के टाइम पे मुझे ऐसे पेन हो रहा था, मतलब हो जाएगा मुझे. लाइक आफ्टर दैट शी गॉट ए स्पॉटिंग. देन पेशेंट के मेंस्ट्रुएशन रेज्यूम हुआ. हियर लाइक पेशेंट वाज लाइक, उनका माइंड चेंज हो गया होगा. आफ्टर दैट पेशेंट वेंट बैक 2 to 3-4 months पेशेंट का फॉलोअप नहीं हुआ था ओपीडी में. एंड वन फाइन डे दे केम विथ, मैडम हमने IVF कराया हुआ है एंड अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ. सो ऐसे केस भी होता है.
और उसके बाद में आईवीएफ सेंटर से कुछ और केसेस भी आने लगे, मतलब हमारा ईटी कम है तो ट्यूबल ब्लॉक है, आप इनको सही कर दो, बाद में जाके हम आईवीएफ करा लेंगे, हमारी ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो जाएगा। और वहां के डॉक्टर से भी रेफरेंस आया। मेरे माइंड में ये चल रहा था, जब हमने एमेनोरिया को सही करा तो हमें आईवीएफ की जरूरत है, तो पेशेंट का कंसेप्शन भी हो सकता है। So these are the report of that patient. She was with a little bit of hypoplastic uterus. And this is her pregnancy reports. So another last case. So here this patient is of bad obstetric history patient. So she is 32-year-old with married life of 6 years. Patient was of lower socioeconomic status. मतलब she was not in a stage to afford any medicines or investigation which I can write. तो यहाँ पर पेशेंट का ऐसा था कि she was having one child delivered by cesarean section, male child which is of 4 years age, and after that कंजंगेटिव पेशेंट को 4 साल में 3 बार अबॉर्शन हुआ है, एंड पेशेंट वाज एनीमिक ऑल्सो। तो यहाँ पर वी स्टार्टेड विथ अशोक, यष्टि एंड शुंठी क्षीरपाक। सिलेक्शन के बिहाइंड क्राइटेरिया ये था, ये हमारे ओपीडी में अवेलेबल मेडिसिन थे, तो 5 to 10 grams ऑफ अशोक, 2 grams ऑफ यष्टि एंड 2 grams ऑफ शुंठी से शुरू किया पेशेंट को क्षीरपाक देना। देन गिलोय संशमनी वटी वॉज देयर, सो दैट वॉज गिवन। द्राक्षादि कषाय, then काश्मीरी चूर्ण, दिस वाज द मेडिसिन विच वाज, एक ट्रायल चल रहा था असरुगदर के ऊपर, दैट काश्मीरी चूर्ण को हमने इस पेशेंट को यूज किया। देन लेप्टेडिन टैबलेट वाज एडवाइज्ड। सो बाय दिस पेशेंट कंसीव्ड। यहाँ पर पेशेंट का 20 वीक्स तक एंटीनेटल ट्रीटमेंट भी चला था। फिर आफ्टर दैट पेशेंट को हमने एलोपैथिक हॉस्पिटल में रेफर किया। दैट टाइम आई वाज वेरी बिजी विथ Supraja program. Then patient continued, the pregnancy was continued and she delivered by cesarean section again. So this is the case of DUB with patient. Here the patient was having असरुगदर के सारे फीचर्स थे। पेशेंट को सिवियर मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में मेनोरेजिया था, एंड शी वाज हैविंग द USG report showing that PID with unilateral hydrosalpinx, recurrent UTI की हिस्ट्री है, वेजाइनल इन्फेक्शन की हिस्ट्री था। यहाँ पर हमने पंचवल्कल वटी दिया था 2BD। अगेन पंचवल वटी का सेम रीजन है, दिस वाज आवर ट्रायल मेडिसिन। काश्मीरी चूर्ण भी हमने इसी पेशेंट को भी दिया था, एंड पेशेंट को योग बस्ती भी दिया था। बाय दिस पेशेंट कंसीव्ड। So these are some of the history and how I analyzed, and how within a short period, within a period of 3 months, 6 months, 1 year, patient are coming with a positive good results. So finally I want to conclude, successful infertility management means treating all variety of gynecological diseases, planning for a healthy कंसेप्शन। यहाँ पर पेशेंट की इनफर्टिलिटी का कारण हर एक तरह के गायनोकोलॉजिकल डिसीजेस हमें मिलेंगे, एंड इनफर्टिलिटी विल नॉट बी ए प्रॉब्लम टू आवर सोसाइटी प्रोवाइडेड वी आर फॉलोइंग आयुर्वेदा मेथड ऑफ फूड एंड लाइफस्टाइल। इन फैक्ट couple can plan for a श्रेयसी संतान, having a child of superior quality without being in stress. Thank you everyone. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझ में आया होगा, और अपने अपने पेशेंट्स के लिए वो यथा योग्य निर्णय लेंगे, क्योंकि शुरुआत का जो थियोरेटिकल पोर्शन आपने लिया विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायग्राम्स, और बहुत ही बढ़िया काम था वो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये
पथ प्रदर्शक का काम करेगा, उनको कहीं ना कहीं आगे भी अपनी सोच को बढ़िया करने के लिए उनके लिए अच्छा रहेगा। मैंने क्वेश्चन अपने जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनमें से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उनमें से डॉक्टर नीलम जी ने पूछा है, गुड इवनिंग मैम, केस 3 और 4 में बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज विथ एनोवल्यूशन में ओजस क्वाथ वाज गिवन, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स प्लीज। ओजस क्वाथ। ओजस क्वाथ, ये जैसे कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में बना के आया था ओजस क्वाथ। ये सारे अग्निदीपक आम पाचन के आर्तवजनक द्रव्य ही है इसमें। एट प्रेजेंट उसके इंग्रेडिएंट मेरे पास नहीं है, पर ये गवर्नमेंट सप्लाइड सैंपल है, कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में आया हुआ था। हाँ हाँ। और अपने यहाँ भी एनआईए में ओजस्विनी चूर्ण है। ओके। हाँ हाँ। और इसी को मैंने भी ऐसा ही वो किया है कि भाई अच्छी, अभी तो हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे फिर प्रोसीड करेंगे, है ना। तो कई बार पेशेंट आ नहीं पाता, तो हम ओजस्विनी दे के ओजस्विनी चूर्ण 3 ग्राम या 4 ग्राम, तो पेशेंट को पता है कि अच्छी ट्रीटमेंट चल गई, है ना। तो पता है उसी ओजस्विनी चूर्ण से काम हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, है ना। और दूसरे डॉक्टर नीलम पूछ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द द्राक्षादि कषाय। द्राक्षादि कषाय मैंने ये आर्य वैद्यशाला का लिया था, तो वो आप एक बार चेक कर लो। ठीक है, वो तो इंटरनेट पे हाँ भी मिल जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। जी जी बेटा। आर्य वैद्यशाला कोटेकल की मेडिसिन की खासियत ये है, यहाँ पर ये डिस्काउंट नहीं देते, पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। आप लोग ये यूज करके देखो, हर एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन इनका अच्छा रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। और सेकंड क्वेश्चन है डॉक्टर लक्ष्मी जी। अच्छा मैम, वन मोर थिंग, कैन वी गेट स्कैन द ब्रोशर। तो सच में बहुत अच्छा था। और मैं अभी ये वीडियो अपलोड करूंगी, आप यूट्यूब से, है ना, हाँ आपको उसको कर सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब। हाँ मैम, इसके रिगार्डिंग मैं कुछ बोलूंगी। जी अगर बोलिए। हम कोई चीज ब्रोशर अपलोड करेंगे, मतलब आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, कोई भी अच्छा चीज मिल रहा है, कट एंड पेस्ट कर लो, अपने नाम से डाल लो। कोई भी थीसिस है वो झट से सौजन्य, कॉपी हो बिल्कुल। जाता हाँ, है। नहीं, सौजन्य लिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ उसमें हाँ। दिल की वो पवित्रता होती है, हमारे बिल्कुल सही। आदत में आना चाहिए कि हमने कोई चीज कहाँ से बारो करा, ये हमारे आदत में आना चाहिए, और हमारे पास इतना सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए। हम कोई चीज बनाएंगे ना, हम किसी और की चीज को हमारे नाम से नहीं डालेंगे। ये आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत कॉमनली आया हुआ है। स्टूडेंट्स इसीलिए ऐसा करते हैं ना, उनको कुछ अर्जेंटली टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग कुछ करना होता है और उनको पता नहीं चलता क्या करना है। तो आपको ये करना है, अपने सामने जो गुरु बैठा है ना, उनके पास जाओ। आप गुरु के पास नहीं जाओगे, हर चीज कहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ताकि मैं कॉपी पेस्ट करके अपने नाम कर लूं, है ना। ये आप ले सकते हो, ये अपने जगह भी आप फॉलो करो, पर ये याद रखना जो मैंने अभी कहा है। हाँ और हाँ हमेशा जैसे मैंने जो भारती मैडम से सीखा, मैं तुरंत उनका नाम लेती हूँ। सुशीला मैडम से सीखा तो मैं तुरंत उसका नाम लेती हूँ। एक पाटिल सर आए थे, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था, डॉक्टर मिलिंद पाटिल। ओके। और बहुत अच्छे चिकित्सक हैं, और उन्होंने लगभग मीन्स 50 के ऊपर तो उनकी उम्र होगी। उन्होंने भी जो पूछा ना अपने गुरु के नाम पे बताया है। देखिए वो गुरुजी आज जीवन मीन्स नहीं है दुनिया में, तब भी वो उन्हीं के नाम से बताते हैं कि मेरे गुरुजी ने ये कहा था, मैंने भी ऐसा क्वेश्चन पूछा था अपने जीवन काल में, है ना। हाँ क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन आया था इनफर्टिलिटी में, मेल इनफर्टिलिटी का था वो सेमिनार, अपने एनआईए में हुआ था कि जब कोई अपना आयुर्वेदिक क्वेश्चन, आयुर्वेदिक लिटरेचर ये कहता है कि वो बल्य है, और इंटरनेट पे पीयर रिव्यूड आर्टिकल में उसको बल्य नहीं बताया जाता है,
किसी आर्टिकल में, तो हम क्या सही माने? तो मिलिंद जी ने अपने गुरु जी का उदाहरण को बताते हुए ये बताया था कि ऐसे कंडीशन में मेरे गुरुजी ऐसे कहते थे कि आपका ट्रैकवे ठीक नहीं है ना, दिल्ली अभी दूर है ना, कि आयुर्वेद के, चरक के या हमारे जो सिद्धांत है वो कभी गलत नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते, है ना। और अगर जैसे जो हमने बताया है उसी ट्रैकवे में वहां थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला है ना, तो वो कहते हैं हाँ यू आर इन द राइट वे, अभी आगे आगे इसी रास्ते पे चलते रहो, आपको दिल्ली मिल जाएगा, वो अपना गंतव्य, अपना एम आ जाएगा, है ना। तो परम श्रद्धा उन्होंने कहते मेरे आयुर्वेद साइंस के ऊपर क्रिएट की, है ना। तो गुरु जी का काम भी ऐसा ही होता है कि भाई हम आयुर्वेद की महानता, गहनता इसको लोगों को बता सके। डॉक्टर सिंधु मैम, पूछ रही मुझे यहाँ ये बताना है कि ऐसा नहीं कि ये चीज हमने क्रिएट करा, ये सारी चीज चरक सुश्रुत में लिखा तो है ही, जी है ना। बिल्कुल अब हम मेहनत करके कोई चीज बनाते हैं, हमें उससे हम मोटिवेट हो गए तो हमें थोड़ा जिद्दी बन के बैठ जाना है ना। ये दिस इज माई, इससे मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ और मुझे ऐसा ही बनाना है या फिर इससे अच्छा बनाना है, और डेफिनेटली हम बनाएंगे भी, है ना। एक दिन, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे आयुर्वेद फील्ड में हाँ एंट्री किया था, उस समय तो कुछ नहीं आ रहा था, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हर एक हमारे टीचर ने हमें माउल्ड किया है। तो स्टूडेंट्स का टीचर के साथ कनेक्शन बहुत कम है। स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड विद, वो उनके बॉस के साथ ही अटैच्ड है, बॉस जो हमें देते हैं ज्ञान उसी से वो खुश हो जाते हैं। तो अपने टीचर के पास खजाना है, आप टीचर से कनेक्ट हो जाओ, they'll शो यू आपके अंदर जो पोटेंसी है, हिडन पोटेंसी, उसका वो निकाल के आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर योर टीचर्स एंड गुरु। डॉक्टर सिंधु पूछ रहे हैं कि व्हाई प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन टू अ वुमन, व्हाट क्वेश्चन to be taken regarding the phase of the menstrual cycle and the gunas of the drugs to be used as per the phase, है ना। phase के अनुसार क्या ध्यान रखे, जो आपने कहा था ना कि ऋतु व्यतीत काल, ऋतु ओवुलेशन काल, हाँ गृहोत्सर्ग काल, हाँ। हाँ तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज है उसके अनुसार क्या ध्यान रखा जाना चाहिए, और हाँ गुण जो गुण ऑफ द ड्रग्स हाँ to be used as per the phase of the menstrual cycle. हाँ। यहाँ पर मैं ऐसा सोचती हूँ मैम, पेशेंट की प्रकृति का हमें देखना चाहिए। पित्त प्रकृति की है तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी में भी वो टेंडेंसी ज्यादा रहता है, और पेशेंट की फूड हैबिट्स क्या है, और करंट ऋतु कहाँ पर पेशेंट को हम कौन से ऋतु में, हम ग्रीष्म ऋतु में ट्रीट कर रहे हैं या फिर शरद ऋतु में ट्रीट कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग पेशेंट की कफ डोमिनेंट बॉडी में नेचर है। तो और हमें तीनों फेज में तीनों दोष को सही करना है, और हर एक दोष का मैं दोषस्य उपक्रम लेती हूँ और उनको उसमें फॉलो कराती हूँ। अगर पित्त प्रकृति की है, उनको दूसरे वातस्य और पित्तस्य कफस्य उपक्रम फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा भी नहीं मिला तो हर एक पेशेंट में वातस्य उपक्रम जनरली आंखें बंद करके आप फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ना ही वातादृश्य न योनि नारेण संप्रति, मतलब वात को हमें सही कर लिया तो बाकी दो दोष उसके साथ अपने आप नॉर्मल वे में जुड़ जाएंगे। प्रियंका उमावत जी पूछ रही है, एक 30 ml की फीमेल पेशेंट है, ट्राइंग फॉर द कंसीविंग द प्रेगनेंसी 3 years with the regular 25 days cycle. Before 1 year, patient facing abnormal uterine bleeding, but after 1 month, hormone treatment and other reports are normal. Patient cycle is now regular and patient underwent the laparoscopy and polypectomy. Uh, Polypoid endometrium sent for the histopathological examination. In HPE report, polypoidal endometrial shows the complex, atypical
endometrial hyperplasia. Kindly suggest Ayurveda treatment. मैम पेशेंट का एज क्या था मैम? 30 साल 30। हाँ, 30 इयर्स में एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया है पेशेंट को, जी तो उसको हमें एवेल्युएट करना है। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया है तो वो हमें देखना है वो इन्फ्लेमेटरी क्यों हुआ और हाइपोप्लेसिया क्यों हुआ वो देखना है। और दिस रिपोर्ट इज लाइक कोई भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे कोई हिस्ट्री बताता है, मुझे पूरा समझ में नहीं आता, बिकॉज 1 to 1 पेशेंट से इंटरेक्शन होता है। पेशेंट की पल्स देख के आप अंडरस्टैंड करोगे और पेशेंट का रिपोर्ट देख के आप अंडरस्टैंड करोगे, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल 2 पेशेंट है, दोनों को एडिनोमायोसिस है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं होगा। अगर हम ट्यूबल ब्लॉक के लिए ट्रीटमेंट देंगे तो सारे ट्यूबल ब्लॉक के पेशेंट को एक ही ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, पेशेंट को कौन सा दोष पहले विकृत हुआ, कौन सा विकृति के कारण दूसरा कौन सा प्रॉब्लम शुरू हुआ। सपोज पेशेंट फॉर एग्जांपल पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है और पेशेंट को आईबीएस भी, वेजाइनल इन्फेक्शन भी है और पेशेंट को असृक दर भी है। ये तीनों के हिस्ट्री के साथ पेशेंट आते हैं और पेशेंट हमारे पास आईबीएस की हिस्ट्री नहीं बताता। मतलब क्योंकि हम गायनोकोलॉजिस्ट है, वो हमें बस उसका यूएसजी रिपोर्ट बताएगा, उसके सिम्टम्स बताएगा। ये पेशेंट का अगर मैं हिस्ट्री देखूंगी ना, आई लीव वेजाइनल इन्फेक्शन, आई लीव असृक दर के कंप्लेंट को मैं छोड़ के पहले मैं पेशेंट के समान वायु को सही करने के लिए देखूंगी। तो उस दिशा में पहले हम क्या समझते हैं, हमारे टॉपिक के लिए फोकस्ड हो जाते हैं, तो पूरे बॉडी में कौन से जगह पे कौन सा दोष ये सेकेंडरी इन्फेक्शन वेरिएशन कर रहा है ये हम नहीं पकड़ पाते। वो हमें एग्जैक्टली देख के ही डिसाइड करना पड़ेगा। रफली यहाँ पर एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया का हमें निदान ढूंढना है, क्यों हुआ है, एवेल्युएट करके उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। और चिकित्सा की बहुत अच्छी ये विधा भी है। डॉक्टर उज्ज्वला जी पूछ रही है, मैम बहुत सारे पेशेंट में पीरियड रेगुलर हो जाते हैं पर सिस्ट का साइज नहीं कम होता। उस ऐसे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, दोबारा से उनका सारी चीजें रिपीट करो, दोबारा से उनकी हिस्ट्री एवेल्युएशन करना शुरू करो, कहाँ पर कौन सा हिस्ट्री है और हमने जो जो बताया हुआ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर फूड हैबिट्स, इसमें पेशेंट ने कितना फॉलो करा, कौन सा बचा हुआ है, दोबारा से उसको रीअसेस करो, दोबारा से शुरू करो। सिस्ट साइज नहीं कम होता है तो आपको पाचन के द्रव्य देने होंगे, है ना। वहां पर जो रप्चर होके निकलने के लिए हमें पाचन, जैसे कि चित्रकासव है, चित्रकादि वटी है या फिर आर्तवजनक द्रव्य है, ये उनके डाइट में हमें स्लोली ऐड करना पड़ेगा। और जनरली मैं बताऊंगी, क्या पता वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाए, वो भी हमें देखना पड़ेगा। बहुत समय पहले पता नहीं और किसी टीचर का जब लेक्चर था तब एवरी टाइम पीसीओडी में हम उष्ण द्रव्य ही न दे, यानी नहीं दिए जाते, है ना। और शुरुआत में वो पता नहीं चलता था, मगर धीरे धीरे जब वात पित्त कफ का इवोल्यूशन हम करते जाते हैं कि एसोसिएटेड सिम्टम्स कितने कफज है, कितने वातज है, कितने पित्तज है, तो इवन अविपतिकर और आम्लकी देने से भी पीसीओडी ठीक होता है ना। क्योंकि yes. वो मुझे खुद भी, मैं एमडी करके निकली, नहीं समझ में आता था, मगर बहुत ठोकर खा खा के समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमें पूरी दोष दुष्य समूर्छना भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि हम भारत के लोगों की पहली चॉइस नहीं है ना। लोग घूम घाम के जब ऐसे कुछ नहीं हो तो तुसी ग्रेट हो ऐसे करके आते हैं, है ना, कि आयुर्वेद वाले तो कभी भी संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो फिर इस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें दोष के अनुसार। और स्टूडेंट्स इसलिए भी मिसलीड हो जाते हैं
क्योंकि हमारे करिकुलम में हम आयुर्वेदा एलोपैथ दोनों पेशेंट को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। मतलब हमने अच्छे से एंडोमेट्रियोसिस पढ़ा दिया और एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट भी बता दिया। अब उसके पैरेलल में आयुर्वेद हमें पढ़ना है, तो स्टूडेंट के माइंड में वही आएगा, यहाँ पर HRT दिया हुआ है, हमारे पास क्या है हार्मोनल रिप्लेसमेंट के बदले में। उस दिशा में सोचना नहीं है। जैसे हमने कोई एलोपैथ कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मास्टर हो गए, उसको भूल जाना है। फिर उसके बाद आयुर्वेद में क्या है, इसमें आना है। शुरू में मुझे भी ऐसे ही होता था, उसी कॉन्सेप्ट में बाहर निकाल के सोच नहीं पाते थे। क्या पता ये ड्रॉबैक ही है, हम पूरा आयुर्वेद ही पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को, उस समय उनका सोच और अच्छे से संप्राप्ति विघटन के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे टीचर्स हमेशा कहते थे कि पहले माँ की गोद का आनंद लीजिए, है ना। माँ क्या है, माँ का पल्लू के पीछे छुपना क्या है ना। तो माँ की गोद का जब आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है फिर मासी के पास जा सकते हैं। तो वो कहा करते थे गुरुजी कि माँ माँ होती है, मासी मासी होती है ना। मासी भी अच्छी होती है ना, मगर वो माँ का स्थान नहीं ले सकती। माँ तो माँ ही होती है, चाहे जैसी भी हो, जो भी हो, और वो ही हितकारी भी होती है ना। तो डॉक्टर उज्ज्वला जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर लक्ष्मी जी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सिंधु, डॉक्टर नीलम, सभी का धन्यवाद। और जो दूसरे लोग ने हैंड रेज किया है, तो आप है ना मेरे साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आजकल मैं लिंक फेसबुक पर नहीं डाल रही हूँ, है ना। कुछ विघटनकारी तत्वों ने 9 साल बाद वातावरण को पॉल्यूट किया है और मुझे समझ में नहीं आता। जैसे डॉक्टर चंद्रकला, डॉक्टर हिमाया, डॉक्टर, है ना, उन सबको मैं जानती हूँ, तो इसलिए मैंने वो किया था, है ना। डॉक्टर सुमन शर्मा को मैंने अनम्यूट किया है, एक बार आप वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। शी इज द रेगुलर व्यूअर, है ना। डॉक्टर सुमन जी। हेलो। हाँ जी बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हेतल मैम एंड थैंक यू काव्या मैम। हेतल मैम आप तो सच में ग्रेट हो कि हमारे ना इतने सारे जो क्वेश्चंस है ना घर बैठे हमारे रिजॉल्व होते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने चरक पढ़ना सिखा दिया। मैम एक क्वेश्चन है मेरा ना, जैसे हम लोग इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो पेशेंट जो है वो IVF करवा करके आते हैं, सेम वही वाली बात, क्योंकि हम लोग भी मतलब वो घुमा देते हैं जैसे AMH कंसर्न करके। हेलो। हाँ हाँ। तो मैम मैंने जो अभी जैसे देखे हैं ना, तो AMH क्या रहता है, जैसे वो IVF करवाने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे उनका नॉर्मल वैल्यू में है एंड आफ्टर 2 और 3 साइकिल, हालांकि IVF तो फेलियर होता ही है बट वो AMH भी रिड्यूस हो जाता है। और उसके बाद जब हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं उस पेशेंट में, जैसे UB पे लेते हैं पेशेंट को उत्तर बस्ती पे ना, तो उसके बाद मैम जब अगर मान लो AMH नॉर्मल से भी कम हो जाता है तो लेकिन वो कंसीव कर जाता है जब अपन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो वेदर दिस इज AMH इज कंसर्न विद दिस और नॉट, क्योंकि वो फिर ना पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि मतलब, और हमें भी रहता है कि हम AMH पे ध्यान दें या नहीं दें, मतलब वो चीज के लिए। बेटा पहले AMH क्या है, पहले AMH इट्स एन इंडिकेटर ऑफ फॉलिकल रिजर्व कितना है बॉडी में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर AMH कम है तो बोलते थे आपके पास टाइम बहुत कम है, यू बेटर गो फॉर IVF। ये पहले का कॉन्सेप्ट था। तो आजकल ऐसा है, इटको AMH कितना भी है हम उसको सीरियसली नहीं लेते, उसको इग्नोर करके हम अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आगे बढ़ते हैं। तो हम पेशेंट को हम कैसे कंसर्न में उसको समझा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ना इसका कोई रिप्लाई नहीं है। पेशेंट आते तो रिपोर्ट्स के साथ में ही आते हैं, जैसे कि मैम ये तो मेरा बहुत वो चीज के लिए कम है तो आपको ये बताना पड़ेगा व्हाट इज दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। कम है मतलब आपके पास टाइम कम बचा है, पर एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते क्योंकि इट इज नॉट द रियल प्रिडिक्टर। तो वो दोनों आप बता दो जो सही है, देन लेट द पेशेंट डिसाइड। क्योंकि आप अगर बताएंगे कि आपके AMH कम है, दैट इज द ट्रू, और आपके पास टाइम भी नहीं है, वो भी ट्रू है। कितना एग्जैक्टली वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम देख रहे हैं वो एग्जैक्टली पेशेंट के प्रैक्टिस में आजकल नहीं हो रहा है, तो आप पेशेंट को रियल में बता दो। जैसे मैम, हाँ जैसे मैम पेशेंट जो, हेलो,
जैसे मैम जो पेशेंट आते हैं ना तो कि एएमएच के रिगार्डिंग में तो क्या हम मतलब उसमें ये चीज के लिए हैं क्योंकि पेशेंट ना फिर रेफरेंस लेकर के आते हैं मैम उसका तो कम था तो हो गया। बेटा आप आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हो, क्या हो बेटा? मैम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करती हूँ मैं और उसमें क्या रहता है क्योंकि ना अब मैंने मतलब पहले मैं एलोपैथ करती थी बट पिछले 8 साल से मैं कंप्लीट आयुर्वेद करती हूँ तो अगर हम आप उसमें बीएमएस डॉक्टर हो, पोस्ट यस ग्रेजुएट हो, मैम यस मैम बीएमएस हूँ मैम और एक पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है? नो मैम वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजंस हेतल मैम के पास वहाँ पे 1.5 महीने के लिए गायनी का वो किया था तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छा मतलब मिला था सीखने के लिए तो उसके बाद से मैम कर रहे हैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो बट ये जो है ना एक रिसेंट ये बहुत प्रॉब्लमेटिक करके आते हैं क्योंकि पेशेंट ना रेफर होकर के आते हैं कि उसका तो एएमएच कम था तो इसमें बताओ तो बस एक ये छोटा सा क्यूरी है। और मैम उसके बाद ना एक बारी रजस्वलाचार्य के लिए हेतल मैम को मैं थैंक्स करना चाहूंगी मैम उससे सच में मेरे पेशेंट्स भी बहुत इंप्रूव हो रहा है और सिक दर के जो पेशेंट्स रहते हैं ना जो बच्चियां रहती हैं उसमें सच में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट डिस्मेनोरिया के अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है। थैंक यू हेतल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक में और भी पार्टिसिपेंट नए होंगे आप सारे तो एक और बताती हूँ। डॉक्टर काव्या ने ही मेरे साथ वो एक इंसिडेंस या केस प्रेजेंट किया था। ऐसे हम टेलीफोनिक जब बातचीत करते हैं तब ड्यूरिंग द फेज ऑफ कोविड जो क्वारंटाइन और वो सेकंड फेज था फेज क्या कहेंगे लॉकडाउन था है ना तब डॉक्टर काव्या ने कहा था उनकी एक पेशेंट को उन्होंने 15 दिन तक रजस्वलाचर्या करवाई थी 14 या 15 दिन और वो ऐसा जबरदस्त फेज था ना कि भाई लोग बाहर निकलने से डर रहे थे और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ ब्लीडिंग चल रहा था और आप देखिए कि आई एम प्राउड है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं बहुत सारे लेक्चर्स में भी सुनाती हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स रजस्वलाचर्या का बढ़िया मॉडिफिकेशन कर लेते हैं है ना कि आप कर देंगे करेंगे करेंगे फिर आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा यार ये तो ऐसे भी तो चलेगा यूं भी तो करेंगे है ना जैसे सचिन तेंदुलकर हर प्रकार का बॉल खेल लेता है क्योंकि अगले की प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा है ना क्रिकेट का भगवान कहा जाता है उनको तो बस वैसे ही है कि हम आयुर्वेद में स्थित प्रज्ञ होके जितना पता है उतने को अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और एक सामान्य वाक्य शायद आप सभी के पेशेंट्स के लिए भी अच्छे रहेगा वो ये है कि पता है मैं पेशेंट को ये कहती हूँ मैंने कहा बेटा तुम मेला घूम हम तुम्हारा हाथ पकड़ रखे हैं है ना भाई मैं तुम्हें छूटने नहीं दूंगी मेले में तो क्योंकि व्यक्ति इतना टेंशन में जीना भूल जाता है ना वो हर बार कितना एफएसएच निकला कितना एलएच निकला कितना क्या हुआ और ओवुलेशन हुआ कि नहीं कितने एमएम का बना है ना इतना ज्यादा परेशान रहता है और ये चीज मुझे डॉक्टर पूनम चौधरी ने भी जब ये पीएचडी कर रही थी तब है ना आपकी क्लासमेट है ना हाँ जी तो मैम। अच्छा नहीं आपकी सीनियर वो डॉक्टर सोलंकी आप दोनों साथ में थे है ना पीएचडी में तो पूनम ने मुझे बताया था कहते मैम आपका फन और स्पिन मार्क बहुत अच्छा है कि मैंने जामनगर में देखा था कि जैसे ही वो एमएम डायमीटर देखते हैं ना अच्छा मेरा तो 18 एमएम का हो गया अच्छा तेरा 8 ही है अच्छा ये कब आ रहा है ना तो यानी पेशेंट को पता है कि 20 एमएम का होगा फिर रप्चर होना है तो कहते हैं वो 18 एमएम वाली फुली नहीं समाती कहते हैं, मेरा तो इस बार हो गया है और दूसरे का अरे यार मेरा तो 3 साइकिल से नहीं हो रहा है 2 साइकिल से तो कहते हैं फन और स्पिन पार्क में पेशेंट को कुछ समझ में ही नहीं आता है ना और हम कहते भी ऐसे हैं कि पानी का टेस्ट करना है ना क्योंकि हमें ज्यादा मशहूर करना है अवचूर्णन पीचू प्रक्षालन आलेप है ना हम क्यों कहेंगे कि फन और स्पिन मार्क है ना तो हम कहते हैं हाँ पानी का टेस्ट करना है पानी का टेस्ट अच्छा हो गया है ना और अभी थोड़ा अच्छा होना बाकी है ना तो उसमें बैड इफेक्ट ही नहीं जाता चाहे वर्ड्स के माध्यम से है ना तो थिंकिंग भी अच्छी होती है हाँ हाँ अच्छा तो हुआ है भाई थोड़ा और अच्छा हो जाएगा तो तुरंत हो जाएगा है ना तो इसलिए इस हिसाब से हम पेशेंट को कह सकते हैं कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन रिपोर्ट्स। या है ना अच्छी जगह पे आप अपना जी लगाइए दिमाग लगाइए और मैंने बहुत सारे में ऐसा भी देखा कि एक पेशेंट 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रही है 5वें महीने में उसके देवर की उसके भाई की या कोई नजदीक के रिलेशन की शादी ब्याह आई और उसने कहा मैडम अभी तो छोड़ना पड़ेगा और पहले तो ये संभालना पड़ेगा बहुत इम्पोर्टेंट है
और कुछ ध्यान नहीं रखा, नहीं योग बस्ती लगी, नहीं ये हुआ, नहीं वो हुआ, है ना, जो मिला वो खाया, मजे किए, कंसीव, है ना। मैम तो ऐसे भी बहुत पेशेंट सावधानी है। होते हैं मैम, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास वाले पेशेंट या फिर जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उस पेशेंट जो हम बताते हैं इंस्ट्रक्शन, वो ऐसा होता है ना, बहुत आज्ञाकारी कैटेगरी के होते हैं। मैंने बताऊंगी कि मुनक्का खाना है, अच्छा कैसा होता है मुनक्का, मैं कहूंगी कि सफेद पेठा का रस पीना है, हर चीज ए टू जेड वो बड़े शिद्दत से फॉलो करते हैं। एजुकेटेड जो ये रिपोर्ट्स पढ़ने वाले होते हैं ना, दे ओनली हैव एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और बाद में जब हम देखते हैं ना, वो पेशेंट आके उनका संप्राप्ति विघटन होके प्रेगनेंसी से वो आगे भी बढ़ रही होती है, ये रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन पूछने वाले पेशेंट ऐसे ही रहते हैं। वो कॉमनली जब देखा ना, तो इग्नोरेंस इज ब्लिस, बहुत ज्यादा सोचेंगे तो उसी चक्र में पड़े ही रहेंगे। बिल्कुल सही ओके। बात है। वो आपने एक वीडियो देखा है इसमें, माय डियर सन डोंट गूगल योर सिस्टम, हाँ। है ना, इंग्लिश में एक वीडियो थी, मगर उसके वर्डिंग बहुत अच्छे थे कि माय डियर सन डोंट गूगल योर सिम्टम्स, है ना। तो और ऐसे कुछ मिनट का गाना है वो, है ना, जो छोटे छोटे ग्रुप वगैरह बनाते हैं ना, शायद ऐसा ही कुछ है। और मगर वो बहुत पॉपुलर हुआ था कि अपने सिम्टम्स को गूगल करके देखना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि आप देखिए कि भाई एक 12-15 साल का बच्चा इंजीनियरिंग में ले सकता है एडमिशन, मगर 18 के बाद ही डॉक्टरी में आ सकता है। तो 18 में उसमें मैच्योरिटी आती है ना, चाहे होम्योपैथी, चाहे यूनानी, चाहे आयुर्वेद, चाहे एमबीबीएस, है ना, सभी में 18 उम्र चाहिए। तो 18 क्यों कर रखी सरकार ने, है ना। तो देयर शुड बी मैच्योरिटी ऑफ द माइंड, है ना, कुछ आप में मैच्योरिटी हो, फिर आप पूरे शरीर को जानिए, है ना। वरना आप सोचिए कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो 12-13 साल में डॉक्टर बन के निकल जाएंगे कि भाई मुझे सब पता है, क्या दवाई लिखनी है, क्या करना है, ऑपरेशन भी मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा, है ना। तो वहाँ कहीं ना कहीं दिमाग की मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आवश्यक है। और एक अनुभवजन्य ज्ञान जो समय के साथ, वय के साथ, काल के साथ आता है, वो भी जरूरी है ना। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है। एक क्वेश्चन डॉक्टर चंद्रकला जी ने बेंगलोर से पूछा हुआ है। पेशेंट की एज है 30 years और आफ्टर गर्भ संस्कार सी कंसीव्ड और नाउ 7 weeks प्रेगनेंसी, बट सी हैव सब सीरोसल फाइब्रोइड एंड हैविंग स्पॉटिंग सिंस 3-4 days, is it okay? ओके। चंद्रकला जी, पहले तो बधाई हो, आपने गर्भ संस्कार सारा कर रहे हो, पेशेंट्स पे अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर स्पॉटिंग इट कांट बी नेग्लेक्टेड। तो स्पॉटिंग क्यों हुआ है ये हमें देखना है। और ये सब सीरोसल फाइब्रॉइड ये मोस्ट नेग्लिजिबल है, और साइज ऑफ फाइब्रॉइड क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं। ये सेफर जगह पे है कंपैरेटिवली। म्यूकोजल या फिर मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड हमारे लिए ज्यादा वरी की बात होती है। और फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी के साथ इट बिकम्स टू इंक्रीज इन साइज, और उसके डिजेनरेटिव चेंजेस भी किसी पेशेंट्स पे होते हैं, या फिर उससे प्री टर्म लेबर की चांसेस भी होता है। ये सारी चीजें आप माइंड में रख के पहले ही पेशेंट को प्रोटेक्टिव, मतलब गर्भाशय संकोचक ना होने के लिए कुछ ब्रह्मांड नरिशिंग मेडिसिन देना है जो प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट कर सके, जैसे बला क्षीरपाक हो गया, अशोक क्षीरपाक हो गया। और अब स्पॉटिंग हो रहा है उसका कारण भी देखना है। एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है ये देखना है। और गर्भस्राव प्रिवेंट करने के लिए भी तो हमारे पास मासान मासिक चर्या बताया हुआ है, वो भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हो। टैबलेट, पेटेंट टैबलेट जैसे लेप्टेडिन है, ये भी बेनिफिशियल है। पंचवल्कल वटी है, ये सारा देख सकते हैं। और पेशेंट एक्सर्शन के कारण स्पॉटिंग हुआ है, या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, थ्रेटन्ड अबॉर्शन है, या फिर फाइब्रॉइड के कारण ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुआ है, या फिर ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के कारण हुआ है, हार्मोनल डिफिशियंसी के कारण, क्या है आपको एक के बाद एक स्क्रूटिनाइज करके चेक करना होगा। बिल्कुल सही कहा। और
यूनिवर्सल एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने जीवन में देखा, सीता पॉडिफोलिया बीज है ना, बला बीज चूर्ण आप गर्भस्थापक रूप में, क्योंकि प्रजास्थापन में भी वाट्य पुष्पी है और उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगर न्यूट्रिशनल लेवल या कंडीशन आपको थोड़ी कम लगती है तो दिन में 2 बार दे दीजिए, है ना, 3-3 ग्राम या 4 ग्राम दूध के साथ। मगर अपर एंड रिच क्लास से हैं तो 1 बार दीजिए, है ना, क्योंकि उससे फिर वजन बढ़ जाता है। बल्य है और पुष्टिदायक भी है अच्छा सा, तो इसलिए मगर बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिससे मेरे जीवन में प्री टर्म लेबर और इंट्रापार्टम ऐसे कोई अनहोनी या इन्फेंट या न्यूनेटल डेथ तक नहीं हुई है ना। जिसने लिया है ना, जिसने 2 पेशेंट ने नहीं लिया तो वहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं भी है ना। तो इस तरीके से लिया है अगर 9 महीने तक, और बला बीज चूर्ण गर्भ धारण करने में भी मदद कर देता है ना। तो दोनों तरीके से वो बहुत अच्छा काम करता है, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। और मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए। एक डॉक्टर अंजना शर्मा जी को मैंने अनम्यूट किया है, आपका लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। डॉक्टर अंजना शर्मा, आप कोटा से हैं? हेलो डॉक्टर अंजना जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन, काव्य मैम को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो एक क्वेश्चन था मैम कि जैसे इनफर्टिलिटी की जो पेशेंट आते हैं आजकल, तो जैसा अभी पहले भी डिस्कशन हुआ है कि पेशेंट कहता है मेरा AMH लो है। अभी मेरा एक पेशेंट चल रहा है, उसका AMH 0.09 आ रहा है, उसको 6 महीने से पीरियड नहीं आए हैं। और वो स्टाफ नर्स है हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो 6 महीने पहले जब वो टैबलेट लेती थी कॉन्ट्रासेप्टिव हर महीने, तो उसको पीरियड आते थे। मैंने उसको बंद करवाया और अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया है, और विरेचन भी मैंने उसको करवा दिया, योग बस्ती लगाई है। तो उसने बीच में बोला है कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे पीरियड आएंगे। तो उस दिन उसको हल्का सा येलोइश ब्लीडिंग हुआ, क्लियर तो नहीं हुआ एक दिन, और उसके बाद फिर वापस पीरियड्स नहीं आए। ओके, हाँ। तो इस यहाँ केस में हाँ क्या हाँ करना? यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पेशेंट का एज क्या बताया आपने? ईयर हाँ, 30 साल। 30 ईयर, अच्छा अच्छा। और AMH कम है, तो यहाँ पर आप एक वातानुलोमन करके देखिए, स्निग्ध विरेचन करके देखिए, है ना। पेशेंट को एरंड तैल से स्निग्ध विरेचन दीजिए और पेशेंट को मात्रा बस्ती दीजिए। उसके बाद योग बस्ती भी आप सोच सकते हो। तो इससे अगर आवरण के कारण एमेनोरिया हुआ है वो भी सही हो जाएगा, और AMH का भी क्या स्टेटस है, इज इट रियली इंडिकेटिंग या फिर फॉल्स रिपोर्ट है, ये भी पता चल जाएगा। मैम सहचरादि तेल की मात्रा बस्ती तो मैं दे चुकी हूँ उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, आप तो अभी वो जब आती है ना तब यही क्वेश्चन करती है, मैम मेरे को पीरियड कब आएंगे, मेरे को पीरियड कब आएंगे। आवरण के लक्षण है क्या, क्यों ये है, एक बार आपको एनालाइज करना पड़ेगा हिस्ट्री देख के। आवरण का पहले था, लेकिन जब से मैंने उनको विरेचन करवाया, मात्रा बस्ती दी, योग बस्ती दी, तब से वो बोलती है मुझे इंटरनली बहुत अच्छा लगता है, बॉडी में हल्कापन लगता है, और जैसे मैं पहले एक्टिव नहीं थी अब एक्टिव भी हूँ। ये सब उसमें चेंजेस देखने को मिला है इन सबको करने के बाद। और इन्वेस्टिगेशन से आपको ये भी पता चलेगा कि FSH LH का स्टेटस क्या है, ये हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में या फिर ओवेरी के कारण ही हुआ है, कहाँ पर प्रॉब्लम है ये पता चलेगा। वो भी आप एक बार चेक करना। FSH LH और प्रोलेक्टिन ये मैंने करवाया था परसों, ठीक आया उनका। ये कब का FSH? अच्छा, ठीक आया है। हाँ, और ठीक है। FSH LH रेशियो आपको सही
लेवल पे ही मिला है? हाँ, लेवल ठीक है उनका। मेरे ओके। पास अभी रिपोर्ट है पर मुझे निकालनी पड़ेगी अंदर से। हाँ, एक बार असेस करिए शुरू से, और नस्य भी अगर लगता है तो नस्य से भी आप एक कोर्स ऑफ नस्य देख करके आप इस पेशेंट में देखिए। नस से मैंने उनको 7 डेज करवाया है शतपुष्पा तेल का, फिर अच्छा, अभी बंद किया है। अभी मेरे को 25 डेज हो गए, अब वापस मैंने उनका शुरू करवाया है। ओके ओके, हाँ हाँ, तो हिस्ट्री एक बार अच्छे से लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। या तो आपकी मोबाइल नंबर बताना, तो मैं इसका जो भी इन्वेस्टिगेशन है ना, या तो हेतल दवे मैम को डाल दूंगी या आपको डाल दूंगी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट का। ओके ओके, और हाँ। इनका ईटी भी कम आ रहा है, पहले तो बहुत कम आ रहा था। पहले इनका एंडोमेट्रियम की थिकनेस आ रही थी 3 mm। अभी ये सब कुछ ट्रीटमेंट लेने के बाद में 5.8 आई है, अभी जो यूएसजी करवाई मैंने, ओके। उससे बड़ी है पहले से। हम्म। तो इसका कंसीव का चांस है, जब तो फिर इसको लेते रहे ट्रीटमेंट में। हाँ, एंडोमेट्रियम थिकनेस बड़ा है मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कहीं पे हाँ, ट्रीटमेंट प्लानिंग में कहीं डेफिसिट है, वो एक बार पेशेंट असेस करने के बाद दोबारा ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो फिर आपसे कैसे आप कांटेक्ट? हेतल मैम के लिए आप रिपोर्ट उनके व्हाट्सएप में आप भेज दीजिए। ठीक ठीक ठीक। हाँ, और ऐसे ही जो पीसीओडी की जो पेशेंट है, जैसा अभी पहले डिस्कस हुआ है कि उनकी भी बैड हिस्ट्री है, टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है, और पीरियड इरेगुलर है। कभी पीरियड आते हैं तो पूरे महीने भर आते हैं, नहीं आते तो 2 महीने तक नहीं आते हैं, ऐसा हिस्ट्री। और इनफर्टिलिटी है उनको भी। उनको मैंने अभी विरेचन करवाया है, अब आगे क्या करना चाहिए? पेशेंट के साथ आप रिपोर्ट्स के साथ एक बार पर्सनली दिखा के बात करिए, फिर देखते हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सही कह रहे हैं कि कई बार आयुर्वेद में 3-4 बात से बहुत अच्छा डिसीजन नहीं हो पाता है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम पेशेंट के साथ कुछ बातचीत करके कुछ रिलेवेंट और क्वेश्चन पूछ के उसमें कर सके। और मेरे 26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा कि कई बार सिंपल पीसीओडी या ऐसे किसी का एएमएच तो कम है 0.6 और 0.8 तो कंसीव हो जाता है 2-4 महीने में, 1 महीने में, 5 महीने में, मगर उतना ही एएमएच या दूसरे रिजल्ट होने पे नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को मैंने क्या किया, एक डॉक्टर भुवनेश जी शर्मा हमारे इमरजेंसी स्पीकर भी है, वो कोई नहीं मिलता है तो फिर मैं डॉक्टर भुवनेश जी को बुलाती हूँ। और भुवनेश जी बहुत अच्छे ज्योतिषी भी है, तो मैंने ऐसे पेशेंट्स को उनको दिखाया। और आप सच मानिए कि भाई सच में वहाँ ऐसे ऐसे ग्रहों की युति पड़ी होती है कि वो कंसीव होने से रोकते हैं। यानी अगर आपको आयुर्वेद से रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, आप भी कह सकते हैं कि एक बार अच्छे ज्योतिषी से दिखवाइए। और मैंने कुछ पेशेंट्स में यहाँ तक भी किया कि अ, जैसे भुवनेश जी ने कहा कि मैडम 1 साल और 4 महीने बाद योग बन रहा है कंसीविंग का, 1 साल 4 महीने बाद। और मैंने वो पेशेंट बाय चांस किसी जानकार के थ्रू थे, तो ऐसे भी जानते थे हमें, तो उसको मैंने 1 साल 2 महीने तक हेलो हाय नमस्ते रखी। सच में उसने जहां जहां भी अन्य जगह पे भी ली दवाई, वहां से भी कंसीव नहीं हुआ। और जस्ट 1 महीने पहले मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा और ठीक हो? हाँ ठीक है। और मैडम अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा आ जाओ इधर। और हमारे पास मेरा एक हाँ, डॉक्टर पेशेंट थी खुशबू जयपुर में, जैन। उसको भेजा था मैंने उसके पास। हाँ बेटा सुन लो पहले। डॉक्टर खुशबू जैन यहाँ से पीजी या होंगी बीएससी ना। करके गई है ना, तो उन्होंने उसकी जब दवाई तैयार हुई थी तब हमने उनको कहा, और वो लेते ही फिर है ना, वो ट्रीटमेंट लेते ही डॉक्टर खुशबू जैन का थीसिस ड्रग था, वो लेते ही वो कंसीव हो गई है। यानी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, साथ में अगर ज्योतिष को भी मिला लेते हैं
तो कहीं ना कहीं चरक संहिता में तो बहुत सारी जगह लिखा ही है ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान। तो मुझे लगता है कि वो भी एक ब्रांच हमें अच्छी तरह हेल्प कर सकती है। और सेम केस में जब रिजल्ट नहीं होता है तब हम उस विधा को भी साथ में मिला सकते हैं और एक अच्छे रिजल्ट की, या हमें कहीं कितनी देर तक राह देखनी है ना। जैसे ट्रेन 1.5 घंटा लेट है तो एक बार पता चल जाता है तो समय काटना, बिल्कुल समय व्यतीत करना बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक है भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद ही सोचना है क्योंकि ट्रेन 1.5 घंटा लेट है। इस तरीके से हमें अच्छा रहेगा। और अभी और कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे पास इसमें। जितने लोगों ने प्रश्नोत्तरी में भाग लिया, अपने अपने प्रश्न पूछे, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अपने अपने जगह पे आप इतना अच्छा काम करके अपने पेशेंट की इतनी अच्छी फिक्र करते हैं और यहाँ डिस्कशन में भाग लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा के योग्य है। और वैसे ही आप सभी मेहनत करते रहिए। सबसे लास्ट में मैं विश्व आयुर्वेद परिषद के इस मंच से डॉक्टर काव्या का इमरजेंसी स्पीकर बनने के लिए, तुरंत हाँ कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तुरंत ही अपनी सहमति दी और यहाँ इतने अच्छे एक्सपीरियंस को बांटा। अच्छा डॉक्टर मंजूषा, 1 मिनट डॉक्टर मंजूषा, अनम्यूट कर रही हूँ डॉक्टर मंजूषा। जी डॉक्टर मंजूषा आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। हेलो डॉक्टर मंजूषा। हाँ, नमस्ते हेतल जी और काव्या मैडम, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है ना। इंफॉर्मेटिव था और केस शेयरिंग भी अच्छा था। एक सवाल था कि योगावस्थी के ड्रग्स चूज करते समय आप कोई स्पेसिफिक प्रोटोकॉल रखते हैं या दोषानुसार सिलेक्शन करते हैं? डॉक्टर काव्या, हेलो। डॉक्टर साहब शायद उधर। हेलो डॉक्टर काव्या। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। बेटा जी जी। डॉक्टर मंजू साहब का एक क्वेश्चन है कि योग बस्ती सिलेक्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या कैसे किया जाना चाहिए? हाँ, जैसे कि वात को हमने बताया है कि अर्ध चिकित्सा है ना। तो वात से अगर हम बस्ती चिकित्सा हम सोचते हैं ना, तो यहाँ पर मैं ऐसा सोचती हूँ, बहुत बड़ा हमें अस्त्र जब उठाने की जरूरत है ना, तब हम बस्ती का सोच सकते हैं, क्योंकि बस्ती का बेनिफिट भी बहुत अच्छा है। पर यहाँ पर एक ड्रॉबैक भी है। बस्ती के व्यापक देखेंगे ना, वो भी बड़े नंबर में ही है। तो हमें कॉम्प्लिकेशन न करने की तरफ बस्ती देना है। अदरवाइज डिसीज के अकॉर्डिंग जो भी लिखा हुआ आप सेलेक्ट करोगे, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। बिल्कुल सही बात है, डिसीज के अनुसार है। और मैंने एक इसमें ये किया था, मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, टीचर बहुत सारे टीचर थे जामनगर में यूजी पीजी में, कि हमारे पास हॉस्पिटल में, क्योंकि हम सरकारी हॉस्पिटल में हैं, है ना, तो सरकारी हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट का खर्चा सबसे कम करवाइए। खर्चा होना ही नहीं चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए, है ना, या तो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं जब यहाँ अभी भी जामनगर ही निकलता है, देखो है ना, कायरस सल्कस में जामनगर ही छिपा हुआ है। जयपुर में जब से हूँ तो एक ज्वरहर कषाई है, डॉक्टर काव्या को पता है ना। तो ज्वरहर कषाई में एक तो त्रिफला है और रक्तचंदन, कुटकी, चिरायता, हरिद्रा, तुलसी, है ना, ऐसे 9 ड्रग है। तो ज्वर हर, देखो ज्वर का हरण करता है, तो यानी रस धातु के ऊपर काम करने वाले सारे द्रव्य है। और रस प्रदोषज विकार में चरक दोनों ने लिखा है ज्वर,
है ना। तो अब फ्री मिलना चाहिए औषध तो, है ना। तो इसलिए इस उसको करते हुए यष्टि मधु के साथ ज्वर हर कषाय की आस्थापन बस्ती, और जो भी अच्छा लगे, जैसे अपनी ओपीडी में दशमूल तेल फ्री मिलता है तो दशमूल तेल की मात्रा बस्ती, है ना, या अनुवासन बस्ती, ऐसा करके अगर यानी रस धातु के ऊपर काम करना। और रस के ऊपर क्यों काम करना, क्योंकि रस की ही उपधातु आर्तव है ना। तो कहीं ना कहीं रस, रसाग्नि और धातु उचित निर्माण होता है तो उपधातु निर्माण भी बढ़िया हो जाता है। तो इससे इस बेस कॉन्सेप्ट को बेस बना के मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक कर लिए, है ना। कुछ आर्टिकल्स भी है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स भी, उसमें भी आप ज्वर और कषाय का वो देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का हम बढ़िया उपयोग भी कर रहे हैं, रिजल्ट भी मिल रहे हैं। इवन सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लेसिया में भी रिजल्ट है ना। तो इस तरीके से हम पद अगर फिजियोलॉजी, आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी को अगर हम मार्गदर्शन में लेके उसके पद चिन्हों पे चलते हैं तो बहुत अच्छा रहता है ना। तो इस तरीके से किया जा सकता है कि रस धातु की दुष्टि करिए। और आप एक बार देखिएगा कि जितना डॉक्टर काव्या ने इनिशियली बताया ना, मनसो अभितापात शक्र कौन सा, कहाँ से शुरुआत है, योनि प्रदोषात मनसो अभितापात, है ना, शुक्र अशुभ आहार विहार दोषात। तो देखो कहीं ना कहीं हर एक जगह रस धातु की ही दृष्टि क्रिएट हो रही है ना। हाँ, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देती है रस धातु को अगर हम प्रॉपर कर लेते हैं तो ये भी एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैडम हम यहाँ से चले जाएंगे ज्वर कषाय तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एनआईए का, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का अनुभूत योग है ना। कुछ महानुभावों ने कभी मीटिंग करके कमिटी बना के इसको बनाया हुआ है। तो आप सुदर्शन चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं, लघु सुदर्शन, महासुदर्शन या सिंपल सुदर्शन, है ना। तो सुदर्शन चूर्ण इज ए वेरी गुड, है ना, ऑलराउंडर। अपना सचिन तेंदुलकर है कि सचिन जी बॉलिंग भी बढ़िया कर लेते हैं, है ना, और बैटिंग में तो उसका कोई सामी नहीं है। तो हम इस तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने पेशेंट को लाभान्वित कर सकते हैं। ओके, देयर इज नो मोर क्वेश्चन। और डॉक्टर मंजूषा, यहाँ आने के लिए, इतना बढ़िया प्रश्नोत्तरी में भी आपने भाग लिया, हमेशा आगे रहते हैं आप। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का भी। और सबसे अंत में मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से डॉक्टर काव्या का बहुत बहुत इमरजेंसी स्पीकर होने के लिए हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और सबसे अंत में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ, आप सभी दोहराएंगे इसको। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। अगले शुक्रवार नए जोश के साथ, नए स्पीकर के साथ, नए विषय के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। आप अपने अपनी भागीदारी की आयुर्वेद के प्रति कर्तव्य को निभाते रहेंगे। डॉक्टर काव्या, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैम।